नमस्कार दोस्तों, विन कोचिंग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का। मेरा नाम नरेश गढ़वाल और आज का अपना टॉपिक रहेगा क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करें कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा, किस तरह से अपन इसकी स्टडी करनी है क्रेनियल नर्व्स की। तो इसका नंबर्स पढ़ना है, ये 12 नंबर्स 12 पेयर्स के अंदर होता है। फिर उसके बाद सेकेंड उसका नेम पढ़ना है, नेचर पढ़ना है एंड इट्स फंक्शन एंड वाट डिफरेंट काइंड ऑफ पैथोलॉजिकल या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर सीन रिलेटेड टू क्रेनियल नर्व्स एंड सम इमेजेस रिगार्डिंग क्रेनियल नर्व्स टुडे वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन स्टार्ट विद क्रेनियल नर्व्स। तो स्टूडेंट सबसे पहले बात करें क्रेनियल नर्व्स क्या है। ठीक है, ये नर्वस सिस्टम के अंदर कहाँ है। ठीक है, बात करें तो सबसे पहले आपने पढ़ा होगा PNS पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। टू टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम के दो प्रकार पढ़े होंगे आपने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तीन पार्ट पढ़े आपने नर्वस सिस्टम के, PNS, CNS, PNS एंड ANS। ठीक है, सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए आपको। ठीक है, जब तक ये क्लियर नहीं है आपको क्रेनियल नर्व्स के रिगार्डिंग क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट, इसके अंदर दो पार्ट आते हैं नर्वस सिस्टम के, एक तो ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, अपन ने पढ़ा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड क्या है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है। और बात करें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आते हैं सर, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है एक तो स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, और सेकंड चीज़ आती है क्रेनियल नर्व्स, जिसकी आज अपन बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ओवरव्यू होना आपका बहुत मस्ट है, वरना आपको पता ही नहीं चलेगा। क्वेश्चन इस तरह से आ जाए कि आपका कि क्रेनियल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है या ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम का पार्ट है। ऑटोनोमस में क्या आते हैं स्टूडेंट्स, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इस तरह से अपन ने इसको क्या किया, क्लासीफाई किया नर्वस सिस्टम को, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपन ने पढ़ा ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ठीक है, और अपन ने PNS में पढ़ा, ब्रेन के अंदर क्या आएंगे स्टूडेंट्स, एक तो सेरेब्रम जो कि सबसे बड़ा पार्ट है, सेरिब्रम, एंड देन मिड ब्रेन, pons and medulla oblongata। These 4 parts are comes under brain। ठीक है, ब्रेन के अंदर सेरेब्रम, और सेरेब्रम सबसे लास्ट सबसे बड़ा है, मिड ब्रेन, पोन्स एंड मेडुला ऑब्लोगेटा, ये आता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर। और स्पाइनल कॉर्ड आपको पता है जो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर फिक्स है। ठीक है, इसकी जो लेंथ होती है स्टूडेंट कितनी होती है, 45 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है, आउटसाइड जो बोन स्ट्रक्चर है वो होता है 71 सेंटीमीटर मेल के अंदर एंड 61 सेंटीमीटर फीमेल के अंदर। ठीक है, इस तरह से अपने को क्लासीफाई किया। फिर बात की अपन ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आता है, स्पाइनल नर्व एंड क्रेनियल नर्व। स्पाइनल नर्व का पेयर कितना होता है स्टूडेंट्स, इसकी बात अपन करें तो स्पाइनल नर्व का पेयर 31 पेयर के अंदर होती है, कभी भी सिंगल नंबर में नहीं होती है। स्पाइनल नर्व 31 पेयर एंड क्रेनियल नर्व की बात करें तो 12 पेयर्स। ठीक है, इस तरह से अपने को सबसे पहले स्टार्टिंग में
यदि आप क्रेनियल नर्व पढ़ रहे हैं, सबसे पहले ओवरव्यू देखना है, ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट क्या होते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं, और अपने को पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व किसके अंदर आता है स्टूडेंट्स, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन यही है, जो स्टार्टिंग का इनिशियल जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका यही है, बेसिक क्वेश्चन है वो आपका यही है। आप यदि आप और ज़्यादा एडवांस में पढ़ते जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है या नहीं है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, तो वहीं पे आप क्या हो जाओगे, कन्फ्यूज़न हो जाओगे। तो इसलिए ये क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, जिसके अंदर स्पाइनल नर्व्स भी आती है और क्रेनियल नर्व्स भी आती है। तो स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है, 31 पेयर्स के अंदर होती है, और क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स के अंदर होती है। सो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो इस तरह से अपन ने ओवरव्यू देखा। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे क्रेनियल नर्व्स का नंबर्स, ठीक है। कितने नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, 12 पेयर्स के अंदर होती हैं ये 12, ठीक है। टोटल कितनी है, 12 पेयर्स। इसमें फर्स्ट बात और सेकंड इसके बारे में पढ़ेंगे, नेम पढ़ेंगे, ठीक है, क्या नाम है, नेचर पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है। फिर सबसे पहले बात करें तो स्टार्टिंग में क्रेनियल नंबर फर्स्ट का नाम है, नेम है ओल्फैक्टरी। नेम क्या है, ओल्फैक्टरी है। इसका नेचर कैसा है, सेंसरी, इट मीन्स ये सेंस करवाती है। और फंक्शन कैसा है इसका, स्मेल, ये सूंघने के अंदर हेल्प करती है कि किसी भी स्मेल का पता करने के लिए। कि गाजर का हलवा बना है घर में, आपको पता लग जाता है कि आज पड़ोस में क्या बना है, गाजर का हलवा बना है। कैसे पता चलता है आपको, स्मेल से पता चलता है। आज हलवा बन रहा है किसी के, आज घर पे मम्मी ने मैगी बनाई है, आप दूसरे रूम में बैठे हैं और आपको पता लग जाता है कि मैगी बनी है, ठीक है, और आपके सलाइवेशन स्टार्ट हो जाता है। या फिर किसी नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन बना है, ठीक, तो चिकन की स्मेल आ जाती है कि चिकन बना है, ठीक है। तो उससे क्या हो जाता है, फिर आपका सिपेलिक फेज, जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन का सिपेलिक फेज है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये सारी इस तरह से प्रोसेस, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो अपने अंदर हेल्प करती है। इससे देखो, स्मेल एक छोटी चीज़ नहीं है, इट नॉट ए माइनर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वजह से अपना जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका सीक्रेशन होता है स्टूडेंट, स्मेल की वजह से, जस्ट ओनली स्मेल, उसकी वजह से आपके गैस्ट्रिक सीक्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। आप कहीं स्वीट्स की शॉप पे जाते हैं, वहाँ आप कुछ खरीदना चाहते हैं, वहाँ कचौरियाँ बन रही है, गरम गरम समोसे बन रहे हैं, तो आपके अपने आप सलाइवेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सिपेलिक फेज उसको बोलते हैं, सिपेलिक फेज, ठीक है। आपकी इच्छा होने लग जाएगी स्मेल की वजह से कि वाह क्या स्मेल है। तो वो होता है फंक्शन किसका, ओल्फैक्टरी नर्व का। ये कहाँ सप्लाई होती है, इस तरह से अपने क्या होते हैं, नोज़ होते हैं, इस तरह से नोज़ होते हैं ये, ठीक है। तो ये नोस्ट्रिल को सप्लाई होती है। तो अपन बात करें कि अपने, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अपने सेंसरी ऑर्गन कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपन ईयर से, सेकंड नेक, आई, नोज, टंग एंड स्किन, दीज ऑल 5 आर सेंसरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। और सबसे लार्जेस्ट, यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, द स्किन। स्किन क्या बॉडी का सबसे बड़ा अंग है या पार्ट है। फिर बात करें, इसी तरह यहाँ अपन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, मैंने आपको बताया 5 सेंसरी ऑर्गन है। इसी तरह अपन साइकेट्रिक में पढ़ते हैं इनके हेलुसिनेशन, ठीक है। जो 5 अपने सेंस ऑर्गन है, यदि इनमें कोई एबनॉर्मलिटी आती है माइंड के अंदर, ठीक है, इनसे रिलेटेड, तो क्या होता है, एबनॉर्मलिटियाँ देखने को मिलती है। आपने पढ़ा हुआ हेलुसिनेशन और इल्यूजन, वो क्या है, परसेप्शन के एक टाइप्स हैं, ठीक है। हेलुसिनेशन और इल्यूजन ये डिसऑर्डर हैं, परसेप्शन के डिसऑर्डर हैं हेलुसिनेशन और इल्यूजन। इसमें ये भी क्या होता है, ये सेंस ऑर्गन्स हैं, इन्हीं पे डिपेंड होता है, क्योंकि ये इसमें पेशेंट या तो रॉन्ग परसेप्शन कर लेता है या फाल्स परसेप्शन कर लेता है। हेलुसिनेशन में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट ही नहीं होता, आप मेरे सामने हो ही नहीं यदि, और मैं आपको कहूँ कि मेरे सामने तो अजय खड़ा है, मेरे सामने सुमन खड़ी है, और आपको पता चल रहा है कि इसके सामने कोई नहीं खड़ा है, फिर भी ये कह रहा है कि इसके सामने सुमन खड़ी है, तो क्या है, इसके कौन सी कंडीशन है स्टूडेंट्स, इसके इल्यूजन है या हेलुसिनेशन है। ये कंडीशन एक हेलुसिनेशन है, याद रखना। यदि ऑब्जेक्ट प्रेजेंट नहीं है और आपको पेशेंट बोलता है कि मेरे सामने सुमन खड़ी है, तो कोई सुमन वुमन नहीं खड़ी है, उसके क्या, कौन सी कंडीशन है, हेलुसिनेशन। और कौन सा हेलुसिनेशन, उसको देखने में हो रही है, डिस्टर्बेंस हो रही है उसके माइंड के अंदर, तो ये कैसा होगा, विजुअल हेलुसिनेशन। और यदि उसको सुनने में प्रॉब्लम हो जाए कि
मुझे तो ऊपर से आवाज़ आ रही है, भगवान कह रहे हैं कि आज तू है ना सबसे बड़ा कार्य करेगा, ठीक है, आज तू विनर बन जाएगा, आज तू प्रधानमंत्री बन जाएगा, ठीक है। तो और यदि देखा जाए रियल में कोई उसको बोल ही नहीं रहा, ठीक है, तो ये क्या है, एक ऑडिटरी हेलुसिनेशन है, ठीक है, कोई साउंड प्रेजेंट नहीं है सराउंडिंग में, फिर भी आपको पेशेंट कहता है कि मेरे को तो वो ऐसा सुनाई दे रहा है, मेरे को गाने सुनाई दे रहे हैं, घंटियाँ बज रही हैं, बेल, ठीक है, इस तरह से इसको बोलते हैं ऑडिटरी हेलुसिनेशन, ठीक है। फिर बात करें, कुछ कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट को क्या फील होता है, आपने खाना दिया और खाने में वो कहेगा इसमें तो जहर मिलाया तुमने, ठीक है, उसको कैसी स्मेल आने लग जाती है, टेस्ट कैसा आने लग जाता है खाने के अंदर, फूड के अंदर जहर जैसा, जबकि उसके अंदर कोई जहर नहीं होता, ठीक है, मतलब कोई पॉइजन प्रेजेंट नहीं है, फिर भी वो क्या करता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा मिला है, वो क्या है, एक गस्टेटरी हेलुसिनेशन। यदि टंग से रिलेटेड बात का आ जाए तो उसको बोलते हैं गस्टेटरी, ठीक है, और यदि प्रेजेंट नहीं है कोई ऑब्जेक्ट फिर भी उसको टेस्ट आ रहा है वैसा, तो वो होता है गस्टेटरी हेलुसिनेशन। इसी तरह बात करें नेक्स्ट टैक्टाइल हेलुसिनेशन, उसमें क्या देखने को मिलता है, पेशेंट को कोई भी इंसेक्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट टच नहीं है, ठीक है, फिर भी उसको फील होता है कि मेरे तो कुछ टच हो रहा है, ठीक है, मेरा हाथ किसी ने पकड़ रखा है, जबकि किसी ने पकड़ नहीं रखा है, ठीक है, किसी ने भी होल्ड नहीं किया है, कोई भी उस पर इंसेक्ट रन नहीं कर रहा है इसकी बॉडी पे, तो उसको बोलते हैं स्टूडेंट टैक्टाइल हेलुसिनेशन। और यदि ये सभी ऑब्जेक्ट यदि प्रेजेंट है, ठीक है, पेशेंट के अंदर और उसको फील होता है तो उसको बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन में क्या है, ऑब्जेक्ट प्रेजेंट भी है, ठीक है। तो इस तरह से अपन साइकेट्रिक में भी जो सेंसरी ऑर्गन है उनको पढ़ते हैं, उनके डिसऑर्डर पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से अपन क्रेनियल नर्व में भी जितने भी अपने सेंसरी ऑर्गन है उनको मोस्टली स्किन के अलावा इनको बाकी सबको स्किन भी आती है, वो सब उनको पढ़ा जाता है, ठीक है। तो सबसे बात करें, सबसे पहले ओल्फैक्टरी, ये नोज को सप्लाई होती है, मैंने बताया। ओल्फैक्टरी ये भी क्या है, एक क्रेनियल नर्व का नाम है, ठीक है। इसी तरह ओल्फैक्टरी हेलुसिनेशन होता है जब अपन साइकेट्रिक में पढ़ेंगे। तो ओल्फैक्टरी क्या होता है, फर्स्ट नंबर क्रेनियल नर्व है और इसकी वजह से क्या होता है, स्मेल का पता चलता है। और स्मेल यदि पेशेंट के अंदर एब्सेंट हो जाए, ठीक है, उसको पता ही नहीं चले, लॉस ऑफ स्मेल, उसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट, एनोस्मिया। क्या बोलना है उसको, एनोस्मिया। एनोस्मिया इज ए कंडीशन इन विच पेशेंट कांट स्मेल, उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, परसीव नहीं कर पाएगा। फिर नेक्स्ट बात करें, सेकंड नंबर ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक कहाँ पे जाएगी स्टूडेंट, अपने आईज के यहाँ पे, ये क्या है, आईज है, और आईज के अंदर जो विजन होगा उसके अंदर क्या इसका फंक्शन है, विजन करवाएगा ये आई का, ठीक है, देखने के अंदर हेल्प कर रहा है। आप लोगों को मैं देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, विजन है। और ये कैसा नेचर है, एक सेंसरी है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्टली क्लियर कर दिया 5 सेंसरी ऑर्गन होते हैं। तो सेंसरी ऑर्गन है वो किसके अंदर हेल्प करेंगे, सेंसेशन में ऑब्वियसली, ठीक है। फिर बात करें थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व, इसका नाम है ओकुलो मोटार। ओकुलो, जहाँ पे भी वर्ड ऑप्टिक आ जाए, ओप्था आ जाए और ओक्यूलो आ जाए, मैंने आपको 3 वर्ड्स बताए स्टूडेंट्स, 3 वर्ड्स मैंने आपको बताए। यदि आपके सामने ओक्यूलो आ जाए, ऑप्टिक वर्ड आ जाए या ओप्था वर्ड आ जाए, ये तीनों वर्ड किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड है, ठीक है। आई को डिनोट करते हैं, मेडिकल टर्म है ये आई की, तो ये भी कहाँ जाएगा, आई को सप्लाई हुआ, ठीक है। बट ये क्या करवाएगा, ये ओकुलोमोटर मसल क्या करेगी, इसके आसपास की जो मसल्स है यहाँ पे एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स है इसके चारों तरफ, आई के चारों तरफ, उनको सप्लाई होगी। उस वजह से क्या हुआ, मूवमेंट होगा आई का, साइड टू साइड, अपर साइड, लोअर साइड, अपर साइड, लोअर साइड, ठीक है, इस तरह से इसका मूवमेंट होगा। इसको बोलते हैं थर्ड क्रेनियल नंबर। उसका नेचर हो गया मोटार, क्योंकि मूवमेंट के अंदर हेल्प करा रही है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, ठीक है, थ्रू एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स। लेटर वी डिस्कस वेरी क्लियरली एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, इंट्रा ओकुलर मसल्स। नाउ नेक्स्ट बात करें, फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व इज ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर कौन सी है, 4th नंबर है। ये भी स्टूडेंट किसको करती है, आई को, ठीक है। जो आई ट्रोक वर्ड भी किससे रिलेटेड है, ये भी आ जाए आपके सामने। मैंने आप बताया था ओप्था, ऑप्टिक और ओक्यूलो और ट्रोक, TROCH, ठीक है। ये भी किससे वर्ड है रिलेटेड, आई से ही रिलेटेड है, ठीक है। ये भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, आई से रिलेटेड,
ठीक है, आपको ये क्लियर याद रखना है कि ट्रोक वर्ड है वो, ये ट्रोक वर्ड है, ये किससे रिलेटेड है, आई से रिलेटेड वर्ड है, मेडिकल टर्म है, जैसे कि ओप्था, ऑप्टिक और ओक्यूलो। ठीक है, तो ये आई का क्या करवा रही है, ये भी मोटार नेचर की है। ठीक है, तो ये भी क्या करवा रही है, आई का मूवमेंट करवा रही है स्टूडेंट। और ये कैसी है, स्मॉलेस्ट है, सबसे स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व है। सर नेक्स्ट बात करें अपन 5th नंबर की क्रेनियल नर्व। 5th नंबर है ट्राइजेमिनल नर्व। इसमें 3 वर्ड आ रहे हैं स्टूडेंट, इसमें आ रहे हैं, ट्राई लिखा हुआ है स्टूडेंट, ट्राई मीन्स 3, इट मीन्स इसकी 3 ब्रांचेज हैं। 3 ब्रांचेज में फर्स्ट वाली है ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी, मैंडिबुलर, ये क्या है, दीज आर 3 ब्रांचेस। ठीक है, ये क्या है, 3 ब्रांचेस है ट्राइजेमिनल नर्व की। तो ये क्या होती है कि मिक्स नेचर की है। कैसी नेचर की है, मिक्स नेचर मीन्स ये मोटार भी काम करेगा, उसका सेंसेशन का भी फंक्शन है। ये आई का और मसल्स की जो फेशियल मसल्स है उनके अंदर मूवमेंट भी करवाएगी और वहाँ का सेंसेशन भी करवाएगी। सेंसेशन की बात करें तो टच के अंदर, ठीक है, टच के अंदर हेल्प करेगा। यदि आपकी कोई भी टच हो रहा है फेस पे, कोई भी पार्ट या फिर कोई भी किसी का भी हैंड, ठीक है, टच हो रहा है तो आपको क्या होगा, परसीव होगा। तो टच और टेस्ट का हेल्प करवाती है। ठीक है, आपका जो टंग है, टंग के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड होते हैं, उनको बोलते हैं पेपेली। ये क्या करवाते हैं, ठीक है, ये हेल्प करते हैं सेंसेशन ऑफ टच एंड टेस्ट। और ये मूवमेंट है, मोटार नेचर की, इसलिए ये मेस्टिकेशन में भी हेल्प करती है। मेस्टिकेशन मीन्स खाने को चबाना। ठीक है, मेस्टर मसल्स होती हैं यहाँ पे, वो क्या करती है, खाने को चबाने में हेल्प करती है। तो वहाँ पे मैक्सिलरी मैंडिबल पार्ट पे ये सप्लाई हो रही है, इस वजह से यहाँ पे मेस्टिकेशन भी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट बात करें तो ये मूवमेंट ऑफ लोअर जो, ठीक है, लोअर जो का मूवमेंट, लोअर जो किसका मूवमेंट, लोअर जो का क्या करवाती है, ये मूवमेंट करवाता है। तो इस तरह से ये मिक्स्ड नेचर की भी है, सेंसरी नेचर की भी है, क्योंकि ये टेस्ट में भी हेल्प कर रही है और सेंसेशन ऑफ टच का सेंसेशन भी ये क्या कराता है, असेस करवाता है, परसीव करवाता है। इसलिए इसका फंक्शन है, मिक्स्ड नेचर की है, सेंसरी, मोटार। और इसके अंदर 3 ब्रांच है, 3 ब्रांचेस है। ऑप्थेल्मिक इसकी क्या है, प्योर सेंसरी नेचर की होती है स्टूडेंट्स। फिर मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलर एकमात्र ऐसी बोन है अपने स्कल के अंदर जो कि ओनली मूवेबल है। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ऐसी कौन सी स्कल के अंदर, ये क्या है, स्कल है ये वाला पार्ट, जिसके अंदर क्रेनियम बोन आती है और फेशियल बोन आती है। क्रेनियम बोन होती है 8 होती है, कितनी होती है स्टूडेंट, 8, ठीक है। और फेशियल बोन कितनी होती है, इट मीन्स 14, तो टोटल हो गई 22। कितनी होती है, स्कल बोन, एक स्कल बनता है 22 बोन से मिलकर, जिसके अंदर फेशियल बोन होती है 14, ठीक है, और क्रेनियल होती है 8। तो फेस के अंदर 14 होती है ना, तो आप बोल सकते हो 14वीं का चांद हो, एक पुराना गाना है, ठीक है। तो 14वीं का चांद तो 14 है, ठीक है। ये चांद है ना, अपन बोलते हैं, खूब गानों में आता है चांद सा चेहरा, ठीक है। तो 14वीं का चांद करके एक ओल्ड सॉन्ग है, तो उसमें 14 में तो 14 फेस अपने 14 बोन है अपने फेस के अंदर और 8 क्रेनियम बोन। इस तरह से आपको याद करना है कि ट्राइजेमिनल की 3 ब्रांच है, जिसके अंदर ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी एंड मैंडिबुलरी। ऑप्थेल्मिक क्या सबसे स्मॉलेस्ट है और प्योर सेंसरी नेचर की है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन 6 नंबर क्रेनियल नर्व एंड इट्स नेम इज एब्डुसेंट। इट्स नेम इज एब्डुसेंट। एब्डुसेंट मीन्स एब्डक्शन करना, मतलब बॉडी से दूर जाना, ठीक है। इसमें 2 वर्ड आ रहे हैं, बी एंड डी। काफ़ी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूजन हो जाते हैं, एडक्शन क्या होता है एंड एब्डक्शन क्या होता है। शिकायत लेके आते हैं, हमें याद नहीं होते। कभी तो एब्डक्शन में कंफ्यूज हो जाते हैं, बॉडी से दूर लेके जाना है किसी भी बॉडी पार्ट को या बॉडी के पास में लेके आना है। तो इसके लिए आपके लिए एक सिंपल चीज़ है कि ए बी डी, बी यानी बॉडी, डी यानी दूर, डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस या दूर, ठीक है, दूर या डिस्टेंस बोल सकते हैं डी से, मतलब बॉडी से दूर जाना है। तो आई को यदि लेटरल साइड में लेके जाएंगे इस तरह से साइड में, तो ये मतलब मिड लाइन से क्या जा रहा है, साइड में जा रहा है, दूर जा रहा है, तो बॉडी से दूर, इसलिए इसको बोला एब्डुसेंट। यदि ये पास में आती, ठीक है, ये क्रेनियल नर्व ऐसा काम करती है कि ये क्या करती, इस तरह से एडक्शन करवाती, मिड लाइन के यहाँ इधर इस साइड आई को मूवमेंट करवाती। तो इसको बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, एडक्शन नर्व बोलते हैं।
बट ये क्या करती है, लेटरल साइड करवाती है, एब्डक्शन करवाती है, इसलिए इसका नाम एब्डुसेंट नर्व रखा, इसलिए इसका नाम एड्यूसेंट नर्व नहीं रखा। ठीक है, ये कैसी नेचर की है, मोटा नेचर की, क्योंकि ये मूवमेंट करवा रही है लेटरल साइड में आई का, और ये क्या कर रही है, एक तरह से किस तरह से कार्य कर रही है, आई मूवमेंट आई मूवमेंट करवा रही है। फिर नेक्स्ट बात करें सेवंथ क्रेनियल नर्व। सेवंथ क्रेनियल नर्व के ये क्या है, फेशियल क्रेनियल नर्व है। क्या नाम है इसका, फेशियल, क्योंकि ये फेस पे सप्लाई होगी, और ये कैसी नेचर की है, मिक्स्ड नेचर की है। कैसी नेचर की स्टूडेंट, मिक्स्ड नेचर की, और इसकी ये किस में हेल्प करेगी, टेस्ट के अंदर, सलाइवेशन के अंदर और टीयर सीक्रेशन, क्योंकि ये फेस वाले पार्ट पे है, तो फेस की इसकी कितनी ब्रांचेज है, फेशियल ब्रांच की कितनी है, ठीक है, 10 जेब्रास बिट माई काउ, 10 जेब्रास बिट माई काउ। 5 ब्रांचेज है फेशियल नर्व की। कितनी ब्रांचेज है स्टूडेंट, 5। मैंने आपको बताया था पीछे अपने क्या पढ़ चुके हैं, बेल्स पाल्सी। तो बेल्स पाल्सी में अपन ने पढ़ाया था, मैंने आपको बताया था सेवंथ क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है, उसका नाम है फेशियल नर्व। ठीक है, कौन सी कंडीशन, बेल्स पाल्सी के अंदर। तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था, आपको एक ट्रिक बताई थी कि क्योंकि आपको याद नहीं होता, ठीक है, मुझे भी याद नहीं होता और आपको भी याद नहीं होता, कंडीशन सब में सेम होती है, क्योंकि ये वोस्ट अपना जो मेडिकल है वो क्या एकदम वोस्ट कोर्स है, उसको अपन क्या करना चाहते हैं, एक इस तरह से याद करना चाहते हैं कि अपने लॉन्ग टर्म में हो। तो 10 जेब्रास बिट माई काउ, तो ये आपको 5 ब्रांचेज याद रखनी है कि कितनी होती है, 5 ब्रांचेज होती हैं। लेटर वी विल डिस्कस, ठीक, कितनी ब्रांचेस होते हैं जब बेल्स पाल्सी पढ़ेंगे, जब आपको अच्छे से एक एक चीज़ बताई जाएगी। तो आपको अभी तो यही याद रखना है कि फेशियल नर्व होती है जो 7th होती है, इसकी ब्रांच कितनी होती है, 5 ब्रांचेस होती हैं, ये मिक्स्ड नेचर की होती है, और इसका किस में हेल्प करती है, टेस्ट, सलाइवेशन, टीयर सीक्रेशन में हेल्प करती है। फिर बात करें 8 नंबर क्रेनियल नर्व। 8 नंबर क्रेनियल नर्व को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ऑडिटरी नर्व। ऑडिटरी मीन्स ये सुनने में हेल्प करती है और बैलेंस में भी हेल्प करती है, इसलिए इसका नाम पड़ा वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व, वेस्टिब्यूलो कोक्लियर, वेस्टिबुलो कोक्लियर नर्व। ठीक है, और इसको ओक्यूस्टिक नर्व भी बोलते हैं, ओक्यूस्टिक नर्व। ये दीज आर 3 नेम्स ऑफ 8th क्रेनियल नर्व, जो कि एक ऐसी नेचर की है स्टूडेंट, सेंसरी नेचर की है, ठीक है, जो कि सेंसेशन में हेल्प करवा रही है, सुनने में हेल्प कर रही है, हियरिंग के अंदर हेल्प कर रही है। ठीक है, ये जो पेशेंट, ठीक है, सुन नहीं पाते हैं या फिर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है, वो किससे रिलेटेड होती है, 8th क्रेनियल नर्व से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। उसके अंदर भी कौन सा पार्ट, कोक्लिया वाला पार्ट। ठीक है, एक वेस्टिबुलर पार्ट होता है, कोक्लिया वाला पार्ट होता है। ठीक है, जो इस तरह से ये राउंड राउंड अपन पढ़ते हैं इस तरह से, ठीक है, इस तरह से पढ़ते हैं। ठीक है, ये राउंड राउंड पार्ट होता है इनर ईयर का, वो क्या होता है, कोक्लिया होता है। ठीक है, और बैलेंस की ये किसके अंदर काम कर रही है, बैलेंस के अंदर। बैलेंस के अंदर बात करें तो जो वेस्टिबुलर पार्ट है वो किसके अंदर हेल्प करता है, बैलेंस के अंदर। और बैलेंस के लिए एक टेस्ट किया जाता है, आपको याद रखना, उसका नाम है रोमबर्ग टेस्ट, रोमबर्ग टेस्ट। रोमबर्ग टेस्ट किसके लिए करते हैं स्टूडेंट, बैलेंस के लिए करते हैं। इसको कैसे किया जाता है, जैसे पेशेंट है तो उसको बोल दिया जाएगा कि आप आइज़ क्लोज करके इरेक्ट पोजीशन में, स्टैंडिंग पोजीशन में आप खड़े हो जाओ, और यदि पेशेंट का बैलेंस किधर भी क्या होता है, अल्टर होता है, तो उसका इट मीन्स उसके अंदर पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है, उसके अंदर मतलब बैलेंस नहीं है पेशेंट के अंदर। पेशेंट के अंदर बैलेंस नहीं बनेगा आंख बंद करने के बाद और सीधे खड़े होने के बाद, तो उसको पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट बोलेंगे स्टूडेंट, और बैलेंस के लिए करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, प्रीवियस एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। फिर नेक्स्ट बात करें 9th नंबर क्रेनियल नर्व, उसको बोला जाता है ग्लोसोफेरेंजियल नर्व। क्या बोला जाता है स्टूडेंट, ग्लोसोफेरेंजियल। ग्लोसोफेरेंजियल, ग्लोसो मीन्स टंग, ग्लोसो मीन्स टंग एंड फेरिंज मीन्स फेरिंग्स, इट मीन्स फेरिंग्स। ये इट मीन्स ये टंग को भी सप्लाई होगी और फेरिंग्स वाले पार्ट को भी सप्लाई होगी। टंग क्यों यहाँ पे सप्लाई होगी, तो ये सेंसेशन में हेल्प करेगी, ठीक है, टेस्ट का पता करवाएगी, और फेरिंग्स के अंदर सप्लाई हो रही है, इट मीन्स ये खाने को निगलने में हेल्प करेगी, स्वेलिंग के अंदर हेल्प करेगी, खाने को निगलने के अंदर हेल्प करेगी। कौन सी, ग्लोसोफेरेंजियल 9th नंबर की क्रेनियल नर्व है, और ये एक मिक्स्ड नेचर की है, क्योंकि ये टेस्ट में हेल्प कर रही है। गेस्टेशन, मैंने आपको बताया था, गस्टेटरी हेलुसिनेशन एक बताया था टर्मिनोलॉजी, जो भी किससे रिलेटेड है, साइकेट्रिक से। उसमें क्या है, यदि पॉइजन प्रेजेंट नहीं है फिर भी उसको लगता है कि इसके अंदर ऐसा टेस्ट आ रहा है, ठीक है, तो वो होता है
किससे, गैस्ट्रेटरी हेलुसिनेशन। इस तरह से अपन बात करें नेक्स्ट 10th नंबर क्रेनियल नर्व, उसका नाम है वेगस। वेगस कैसी है, एक लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व है स्टूडेंट, लॉन्गेस्ट, जो कि बॉडी के अदर पार्ट तक जो दूर है, ठीक है, जैसे कि ब्रेन से जो भी दूर दूर पार्ट हैं, जैसे स्टोमक हो गया, हार्ट हो गया, कार्डियक हो गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई, बॉडी की ब्लड वेसल्स क्या दूर तक है, तो इस नर्व को क्या करना पड़ेगा, दूर तक जाना पड़ेगा, इसलिए इसको कैसा क्या बोला गया, लॉन्गेस्ट बोला गया। और ये कैसी नेचर की है, मिक्स्ड नेचर की है, क्योंकि ये सेंसेशन भी करवाती है और मूवमेंट भी करवाती है, सेंसरी नेचर की भी है और मोटा नेचर की भी है, इसलिए इसको मिक्स्ड बोला गया। ये गैस्ट्रिक पैनक्रियाटिक सीक्रेशन में हेल्प करेगी और जीआई के अंदर मूवमेंट करवाएगी। देखो मूवमेंट भी आ रहा है और सीक्रेशन भी आ रहा है और सेरेब्रल रिफ्लेक्स, विसरल रिफ्लेक्स और रेस्पिरेटरी मूवमेंट, इनके अंदर, इन सब के अंदर ये क्या करती है, हेल्प करती है वेगस 10th क्रेनियल नर्व, जो कि सबसे लार्जेस्ट है। फिर नेक्स्ट बात करें अपन 11th नंबर क्रेनियल नर्व, उसका नाम है स्टूडेंट्स स्पाइनल या फिर एसेसरी नर्व, स्पाइनल या एसेसरी नर्व, जो कि कैसी नेचर की है, मोटार नेचर की है, ठीक है। कैसी नेचर की, मोटार नेचर में ये मूवमेंट करवाएगी, ओनली जस्ट ओनली मूवमेंट, जस्ट ओनली ये मूवमेंट के अंदर हेल्प करेगी और ये क्या करवाएगी, मसल्स का मूवमेंट करवाएगी, ठीक है, मूवमेंट करवाएगी। किस तरह से, कौन कौन सी मसल्स का मूवमेंट करवाती है, आपको ये याद रखना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि कौन कौन सी मसल्स का मूवमेंट करवाएगी। तो ये 2 मसल्स होती हैं जो कि आपके, एक तो नेक रीजन में होती है, एक शोल्डर रीजन में होती है। जो शोल्डर रीजन में होती है उसका नाम है ट्रेपीजस, ट्रेपीजस। ये क्या करवाती है, शोल्डर का सर्गिंग करवाती है, शोल्डर सर्गिंग। शोल्डर सर क्या होता है, आप लोग जब भी, आप देखा जाता है कि कुछ पेशेंट होते हैं, वो उनकी आदत होती है, मैनरिज्म कंडीशन होती है कि वो बार बार क्या करते हैं, इस तरह से करते हैं। ये क्या होता है, अपर उठाना क्या होता है, शोल्डर सर्गिंग। ये कौन सी मसल के द्वारा होता है, ट्रेपीजस मसल के द्वारा होता है, उसको बोला जाता है शोल्डर सर्ग। यदि कोई भी अपने शोल्डर, कंधे वाले पार्ट को एलिवेट करता है तो कौन सी मसल के द्वारा करता है, ट्रेपीजस मसल की सहायता से करता है। और यदि बात की जाए सेकंड, ऐसी कौन सी मसल है जिसको एसेसरी नर्व सप्लाई हो रही है, उसका नाम है स्टेर्नोक्यूलोइड मेस्टोइड मसल, स्टेर्नोक्यूलोइड मेस्टोइड मसल, मेस्टोइड मसल। ये एक ऐसी मसल है जो कि कहाँ पे है, नेक रीजन में। नाम इसके अंदर देखो 3 वर्ड है इसके अंदर, स्टेर्नोक्यूलोइड और मेस्टोइड। इट मीन्स ये कहाँ से हो रही है, स्टर्नम वाले पार्ट से और क्लेविकल का जो पार्ट है। क्यूलोइड वर्ड यूज़ किया है किसके लिए, क्लेविकल बोन के लिए, जिसको ब्यूटी बोन या कॉलर बोन भी बोला जाता है। और सबसे पहले जो बोन का क्या होता है, ओसिफिकेशन होता है, कौन सी बोन का होता है, क्लेविकल बोन का होता है बॉडी के अंदर, ठीक है, और स्टर्नम बोन, ठीक है। यहाँ से एक मसल निकलती है, ठीक है, वो खा जाएगी, जो नेक, ये अपना ईयर है, इसके पीछे एक मेस्टोइड बोन है, तो स्टर्नम और क्लेविकल बोन वाले पार्ट से एक मसल जाएगी ये साइड में, और पेशेंट को बोला जाएगा आप इस साइड में इस तरह से मुंह करो, और फिर इस मसल को चेक करने के लिए यहाँ अपन पालपेट करेंगे, और यहाँ कहाँ जाएगी, ये मेस्टोइड वाले पार्ट पे, इसलिए इसका नाम पड़ा स्टेर्नोक्यूलोइड मेस्टोइड मसल। ये क्या करवाती है, पेशेंट को अपने, जब भी ये एसेसरी नर्व का फंक्शन चेक करना है कि एसेसरी जो क्रेनियल नर्व है 11th नंबर की, ये एकदम फंक्शनल है या नहीं है, अप्रोप्रिएट फंक्शन कर रही है या नहीं कर रही है, इस चीज़ के लिए क्या करना है, आपको पेशेंट को साइड टू साइड मूवमेंट करवाना है नेक को, और उसको बोलना है कि आप शोल्डर को एलिवेट करें, सर्ग करें। तो यदि 2 फंक्शन ये उसके प्रॉपर हैं, इट मीन्स उसकी एसेसरी नर्व है वो क्या है, वेल फंक्शनिंग कर रही है, अच्छे से उसके अंदर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करें 12th क्रेनियल नर्व, इसका नाम है हाइपोग्लोसल नर्व। देखो 2 वर्ड लिखे हुए हैं, एक तो हाइपो एंड ए ग्लोसल। हाइपो मीन्स बिलो, ग्लोसल मीन्स टंग, इट मीन्स ये टंग के नीचे की तरफ से सप्लाई होगी, ठीक है। और कैसी नेचर की है, मोटार नेचर की है ये, जो कि टंग का क्या करवा रही है, मूवमेंट करवा रही है। यदि आपको पेशेंट के अंदर चेक करना है कि पेशेंट की हाइपोग्लोसल नर्व जो 12th नंबर की नर्व है वो वेल फंक्शनिंग, अप्रोप्रिएट फंक्शनिंग है या नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है 12th नंबर की क्रेनियल नर्व के अंदर, तो आप पेशेंट को क्या बोलोगे, अपनी टंग को क्या करो, प्रोट्रूड कराओ और मूवमेंट कराओ इस तरह से। यदि इस तरह से वो पेशेंट कर पा रहा है, इट मीन्स उसकी 12th नंबर की क्रेनियल नर्व है वो बिल्कुल सही है,
ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें, कुछ ऐसे पॉइंट आपके लिए है फिर जो कि क्या है एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनसे ये आपके डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो क्रेनियल नर्व्स क्विक रिव्यू पॉइंट, ये आपके एग्जाम से जस्ट पहले 5 to 10 जो भी रहते हैं, ठीक है, उसके अंदर हेल्प करेंगे क्विक रिवीजन के लिए। तो बात करें सेंसरी, ठीक है, ऐसी अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, एक पूरा पढ़ा, ठीक है, ऑर्डर वाइज, ठीक है, पहले ओल्फैक्टरी, ऑप्टिक, वो सेंसरी, वो मोटार, इस तरह से। अब क्या कर रहे हैं, इसको एक समराइज कर रहे हैं आपके सामने, जिस वजह से आपके एक ओवरव्यू हो जाएगा। तो सेंसरी नेचर की कौन कौन सी थी, ठीक है, आपसे पूरी टेबल पढ़ने के बाद आपसे पूछा जाए कि सेंसरी नर्व कौन कौन सी थी, आप क्या हो जाओगे, एक बार चौंक जाओगे। बट ये रिवीजन कर लोगे तो आपके क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा अच्छे से। तो फर्स्ट नंबर थी ओल्फैक्टरी, सेकंड थी ऑप्टिक एंड 8th क्रेनियल नर्व जिसका नाम था वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व और ओक्यूस्टिक नर्व। तो ये तीनों हैं, ठीक है। और ये क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। देखो फर्स्ट वाली थी, ये थी फर्स्ट है ओल्फैक्टरी, ये भी क्या है, ओल्फैक्टरी मतलब नोज, ये भी क्या एक सेंस ऑर्गन है। सेकंड है ऑप्टिक, आई भी क्या एक सेंस ऑर्गन है। और 8th क्या है, ईयर, ये भी एक सेंस ऑर्गन है। तो जो भी सेंस ऑर्गन से रिलेटेड है, इट मीन्स आपको कोई सोचना ही नहीं है, ठीक है, ये सेंसरी नेचर की होंगी, ठीक है। फिर बात करें मोटार की, मोटार नर्व जो कि मूवमेंट करवा रही है। आपको सोचना है कि कौन कौन सी नर्व से रिलेटेड, मैंने आपको ये बताया कि मूवमेंट करवाती है। एक तो कौन सी, हाइपोग्लोसल बता दिया आपको, हाइपोग्लोसल बता दी। 11th बताइए आपको कि नेक का साइड टू साइड मूवमेंट करवा रही है, कौन सी मसल करवा रही है, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। स्टेनोक्यूलोइड मेस्टोड मसल क्या करवाती है, नेक का साइड टू साइड मूवमेंट करवाती है। और शोल्डर सर्गिंग कौन करवाती है, अपर उठाना शोल्डर को, ये कौन करवाता है, कौन करवाता है स्टूडेंट, ट्रेपीजस मसल्स, कौन सी रेस्पॉन्सिबल है, ट्रेपीजस। और फिर बात करें 6th क्या करवा रही थी, एब्डुसेंट, मैंने बताया था एब्डक्शन में बी और डी आ रहा है, मतलब बॉडी से दूर जाना, मिड लाइन से दूर जाना। तो क्या होता है, यदि आई का लेटरल साइड मूवमेंट हो रहा है, तो ये भी कैसी नेचर की है, मोटार नर्व है, ठीक है। फिर बात करें 4th नंबर कौन सी होती है स्टूडेंट, ट्रोक्लियर नर्व है, ठीक है, वो भी क्या करती है, आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। किस तरह से करवाती है वो भी अपन डायग्राम के साथ देखेंगे आगे। फिर बात करें 3rd नंबर क्रेनियल नर्व ओक्लोमोटार, ये भी क्या करवाती है, आई बॉल का मूवमेंट करवाती है। आई मसल को सप्लाई होती है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है उनको सप्लाई होगी, इस वजह से आई बॉल का मूवमेंट होगा। ये विजन के अंदर हेल्प नहीं करेगी, यदि आपको विजन का करके आना है तो ऑप्टिक नर्व, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करें मिक्स नेचर की कौन सी होती है, मिक्स नेचर की होती है ऐसा नेचर जिसके अंदर दोनों है, जिसके अंदर जैसे दोनों क्वालिटी है, मोटार भी है सेंसरी भी है, ठीक है, अपन ड्यूअल मान सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर दोनों काम होते हो तो मोटार नर्व और मिक्स नर्व, सेंसरी एंड मोटार दोनों नेचर है, इसको बोला गया मिक्स्ड। तो मिक्स नेचर ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व थी जो डुअल फंक्शन शो कर रही थी, एक तो सेंसरी भी और मोटार भी। तो उसके अंदर थी 5th नंबर जो कि क्या थी, ट्राइजेमिनल थी, जो कि टेस्ट का सेंसेशन भी करवा रही थी और अपना जो मेस्टिकेशन होता है, ठीक है, जो प्रोसेस होता है उसके अंदर भी हेल्प कर रही थी। इसी तरह 7th क्रेनियल नर्व की बात करें, फेशियल नर्व, ये भी क्या थी, मिक्स नेचर की है, ठीक है। और 9th नंबर एंड 10th नंबर, ग्लोसोफेरेंजियल 9th और 10th है वेगस, ये क्या है, ऐसे नेचर की है जो डुअल है, सेंसरी भी है और मोटार भी है। फिर बात करें इन नर्व्स का ओरिजिनेशन कहाँ से होता है, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आती हैं स्टूडेंट ये क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व्स होती हैं 12 पेयर्स, स्पाइनल नर्व्स होती है 31 पेयर्स। तो बात करें कौन कौन से पार्ट से ये ओरिजिनेट होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वहाँ से ओरिजिनेट होकर पेरिफेरल में सप्लाई होती है, ठीक है। तो बात करें, आपके सामने एक रफली डायग्राम शो कर रहा हूँ, ठीक है, अच्छे से शॉर्ट में समझने के लिए, ये अपने समझने के लिए, इस तरह से होता नहीं है बट ये एक तरह समझना है कि आपको किस तरह से होता है। तो फोरब्रेन अपर पार्ट होता है सबसे बड़ा, उसको बोलते हैं सेरेब्रम भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे बात है सेरेब्रम। सेरेब्रम से कौन कौन सी नर्व, क्रेनियल नर्व ओरिजिनेट हो रही है, फर्स्ट 2 ओल्फैक्टरी एंड ऑप्टिक। फिर बात करें मिड ब्रेन, ये कौन सा पार्ट है, मिड ब्रेन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये मिड ब्रेन। यहाँ से हो जाती है नीचे वाली 2, जो 3rd और 4th क्रेनियल नर्व। फिर बात करें नीचे वाली 4 की बात करें तो ये पोन्स है, ये देखो ये पोन्स है, ये कौन सा पार्ट हो गया, पोन्स हो गया। तो इससे 5th 6th और 7 और 8, फिर नीचे वाली 4 बची है, वो आपको करके आना है मेडुला ओब्लोगेटा।
ये देखो ये मेडुला ऑब्लिगेटा लिखा हुआ है और ये क्या है, मेडुला ऑब्लिगेटा आता है। पोन्स के नीचे क्या आता है, मेडुला ऑब्लिगेटा आता है, जो अपनी हार्ट और रेस्पिरेटरी, स्नीजिंग, कफिंग, इनके अंदर क्या करता है, हेल्प करता है मेडुला ऑब्लिगेटा। तो इस तरह से ये 4 पार्ट है, इनका यहाँ से ओरिजिनेशन होता है। इसलिए इस तरह से आपको याद रखना है कि स्टार्टिंग की 2 तो कहाँ से, सेरेब्रम से, फिर उसके नीचे की 2 है कहाँ से, मिड ब्रेन से, फिर नीचे वाली 4 कहाँ से, पोन्स से, फिर नीचे वाली 4 कहाँ से, मेडुला ऑब्लिगेटा से। इस तरह से आप याद रखते हैं, ऊपर वाली 2 से, इस तरह से। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन नेक्स्ट पॉइंट की, स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट क्रेनियल नर्व। ऐसी कौन सी सबसे छोटी और पतली क्रेनियल नर्व का नाम बताओ, स्मॉलेस्ट क्रेनियल नर्व का नाम बताओ। तो वो कौन सी है, आपको करके आना है, ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट एंड थिनेस्ट क्या है, क्रेनियल नर्व है, जो साइज के अंदर सबसे छोटी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ये स्टूडेंट्स आपके लिए पॉइंट एग्जाम टाइम से पहले जरूर रिवाइज करके जाएं, ठीक है। फिर बात करें, सुपीरियर लेटरल ओब्लिक मसल होती है, आई की मसल होती है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखना है अच्छे से किस तरह से आई की मसल होती है, आपको अच्छे से समझ लेना है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को आपके सामने डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स, एक्स्ट्रा ओक्यूलर मसल्स। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के अंदर, ठीक है, किस तरह से अपन पढ़ते हैं, 6 मसल्स होती हैं, ठीक है। एक तो रेक्टस मसल होती हैं, रेक्टस मसल्स कितनी होती हैं, 4 होती हैं, और ओब्लिक मसल्स होती हैं जो कि तिरछी होती हैं। स्ट्रक्चर में कैसी होती है, तिरछी होती है, वो कितनी होती है, 2 होती हैं। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जब तक यदि आपने एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स का यदि आपको क्लियर नहीं है, इट मीन्स आपने क्रेनियल नर्व पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स क्या होती है, रेक्टस एंड ओब्लिक। ये कितनी होती है, टोटल कितनी होगी, ये 6 होंगी, ठीक है। रेक्टस मसल्स को कौन कौन सी होती है, मीडियल रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लेटरल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस एंड इंफीरियर रेक्टस। ये हो गई रेक्टस 4 मसल, और ओब्लिक मसल 2 होती है, सुपीरियर ओब्लिकी और इंफीरियर ओब्लिक। जिस तरह से इनका नाम है उसी तरह इनका फंक्शन है। मीडियल रेक्टस है तो ये मीडियल मूवमेंट करवाएगी, लेटरल रेक्टस है तो लेटरल मूवमेंट करवाएगी, सुपीरियर रेक्टस है तो अपर साइड मूवमेंट करवाएगी, और इंफीरियर है तो नीचे की तरफ मूवमेंट करवाएगी। बट क्या है, एक इसके अंदर क्या है, अपोजिट है, कि सुपीरियर ओब्लिकी क्या करवाती है, ठीक है। ये इसके अंदर मेन चीज़ है, आपको ये याद रखना है। ये जैसा नाम वैसा इनका काम है। बट ये सुपीरियर ओब्लिकी, ये ओब्लिकी वाली के टेढ़ी हैं, तो इनका काम भी क्या है, स्टूडेंट, टेढ़ा है, आपको याद रखना है। सुपीरियर ओब्लिकी है तो ये क्या करती है, ऐसे अपन एग्जाम में क्या करते हैं, अपने को कुछ आता नहीं है तो साइड वाले के देखते हैं इस तरह से, ठीक है, यूँ देखते हैं, सामने वाले टीचर को पता नहीं चले, ठीक है। इट मीन्स अपन नीचे की तरफ और बाहर की तरफ अपनी आंखें बाहर चली जाती हैं उसकी कॉपी में देखने के लिए। यूँ बाहर अपन आंखें फाड़ लेते हैं कि यार पास हो जाएं कैसी भी करके, तो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ वो कौन सी करवाती है, सुपीरियर ओब्लिक मसल करवाती है आपको चीटिंग कराने में, कॉपी करने में। किसी चीज़ को आप कॉपी करते हो साइड वाले से, इसलिए इसका नाम पड़ा कोपिंग मसल। क्या पड़ा, कोपिंग मसल, कोपिंग मसल इसका नाम पड़ा, ठीक है। और इंफीरियर ओब्लिक मसल्स है वो क्या करवाती है, ऊपर की तरफ अपवर्ड मूवमेंट करवाती है आई बॉल का, ठीक है, तिरछा साइड में, और बाहर की तरफ आउटवर्ड तो दोनों करती है, बाहर की तरफ आंखों को दोनों मसल निकालती है ये। बट एक का काम क्या है, नीचे की तरफ, एक का काम है ऊपर की तरफ। यदि आप इस तरह से ऊपर देख रहे हैं लाइट की तरफ, ठीक है, वो कौन सी मसल करवाएगी, इंफीरियर ओब्लिक, ठीक है। आप इनमें ये जैसा नाम है वैसा इनका काम नहीं है। इनमें देखो ओब्लिक लिखा हुआ, मतलब तिरछा टेढ़ा काम है, इसलिए इनका फंक्शन भी क्या टेढ़ा है, अपोजिट है। सुपीरियर ओब्लिक है तो आप ये मत करके आ जाना एग्जाम में कि इसका फंक्शन भी क्या होगा, ऊपर की तरफ देखना, नहीं, जस्ट अपोजिट है। ओब्लिक वर्ड लिखा मतलब टेढ़ा काम है इनका, तो टेढ़ा ही करके आ जाना आप, ठीक है, इस तरह से। और मीडियल रेक्टस को बोलते हैं अपन मसल ऑफ मैरिज, ठीक है, क्योंकि जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन एक दूसरे की तरफ सामने देखते हैं, तो कौन सी मसल्स वो हेल्प करती है एक दूसरे को सामने, मैं आप लोगों के सामने की तरफ आपके सामने देख रहा हूँ,
तो कौन सी मसल के द्वारा देख रहा हूँ? आई के अंदर एक्स्ट्रा ओकुलर मसल ऐसी कौन सी मसल है जिसके द्वारा मैं आपकी तरफ देख रहा हूँ, सीधा स्ट्रेट देख रहा हूँ? वो है मीडियल रेक्टस मसल, मुझे हेल्प कर रही है आपकी तरफ स्ट्रेट देखने के अंदर। यदि मेरी मीडियल रेक्टस के अंदर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं आप नहीं देख पाऊंगा, मेरी आंख इधर घूमेगी, मेरा चेहरा इधर रहेगा। उसको कौन सी कंडीशन बोलते हैं स्टूडेंट? स्क्विंट। कौन सी कंडीशन बोलते हैं? स्क्विंट। स्क्विंट ऐसी प्रॉब्लम है जिसके अंदर जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं उनके अंदर क्या हो जाता है, जो पैरालिसिस हो जाता है, उनके अंदर कंट्रोल, नर्व का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, यदि जो अपन पढ़ रहे हैं ये ट्रोक्लियर नर्व, ओकुलोमोटर नर्व, ये सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, जो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स है वो लूज पड़ी रहेंगी, मैं आपकी तरफ देखूंगा और मेरी आंखें इधर रहेंगी। ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक है, अच्छा नहीं लगेगा, एक कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होगा। इसलिए इन मसल्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए मीडियल रेक्टस का नाम पड़ा मसल ऑफ मैरिज। शादी के समय दूल्हा दुल्हन एक दूसरे के सामने देखते हैं तो इस मसल का यूज होता है, इसलिए इसका नाम दे दिया एक मसल ऑफ मैरिज। फिर बात करें लेटरल रेक्टस मसल्स। लेटरल रेक्टस मसल्स को 6 नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है। मैंने बताई आपको कि साइड में देखने के लिए, साइड लेटरल साइड मूवमेंट कराने के लिए। तो जब डाइवोर्स होता है तो क्या करती है वाइफ? साइड में देख लेती हूँ, ये आई बॉल का मूवमेंट हो जाता है। ठीक है, तो मसल ऑफ डाइवोर्स किसको बोला जाता है? लेटरल रेक्टस मसल्स को, आपको याद रखना है। ठीक है, मसल ऑफ डाइवोर्स। तो इस तरह से अपन ने पढ़ा कि एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स कितनी है? टोटल 6 हैं, जिसके अंदर 4 तो रेक्टस मसल है और 2 क्या? ओब्लिकी मसल है। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन बात करें रेक्टस मसल्स आर सप्लाइड बाय, देखो लिखा हुआ रेक्टस मसल्स कैसे सप्लाइड होती है? एब्ड्यूसेंट नंबर 6 नंबर क्रेनियल, ये देखो रेक्टस है। ठीक है, ये रेक्टस मसल्स है, तो रेक्टस मसल्स किससे सप्लाई हो रही है? 6 नंबर क्रेनियल नर्व से। और ओकुलर मोटर नर्व, फिर बात करें ओकुलर मोटर नर्व किस किस को सप्लाई होती है? ठीक है, जो बाकी की रेस्ट जो मसल्स हैं, एक तो बात करें अपन 6 नंबर को कौन सी होती है? रेक्टस मसल्स हैं। ये देखो, ये सारी मैंने 6 मसल आपको बताई। आपको एक ओवरव्यू याद रखना है, तो जो लेटरल रेक्टस है उसको तो 6 नंबर क्रेनियल नर्व सप्लाई होगी, 6 नंबर लेटरल रेक्टस, और सुपीरियर ओब्लिक मसल को 4th नंबर जो ट्रोक्लियर है। आपको तो बस ये 2 वर्ड याद रखने हैं इसके अंदर, और कुछ भी नहीं। ठीक है, एक तो कि लेटरल रेक्टस को कौन सी सप्लाई हो रही है? 6th वाली, और सुपीरियर ओब्लिक को 4th वाली। बाकी जब भी जो भी एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स हैं, रेस्ट वो जो बची हैं, उनको 3rd नंबर की ओकुलोमोटर नर्व होती है। आपको तो ये लाइन याद रखनी है, जैसे कि 6th और 6 नंबर को करती है जो 6th, ये लेटरल रेक्टस मसल है। 6 मसल पड़ी, जिसमें से 2 का याद रखना है आपको, कि लेटरल रेक्टस को तो 6 नंबर सप्लाई हो रही है, और बात करें सुपीरियर ओब्लिक को 4th नंबर ट्रोक्लियर नर्व। ये 2 का याद रख लो। बाकी सभी को कौन सी सप्लाई कर रही है? ये जो बाकी बची है, मीडियल रेक्टस, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस और इंफीरियर ओब्लिक, इन सभी को 3rd नंबर क्रेनियल नर्व। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है यदि आपको क्वेश्चन करेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट बात करें, अब बात कर लेते हैं, आपको स्ट्रक्चर शो भी होना चाहिए अभी किस तरह से अपनी मसल्स का अरेंजमेंट होता है, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल का अरेंजमेंट कैसा होता है, ये कैसा शो किया है? लेटरल व्यू। यदि इस तरह से मेरी आइज़ का सेक्शन कर दिया जाए तो लेटरल इस तरह से दिखाई देगा। आपके सामने मैं इस तरह से खड़ा हूँ, यदि इस तरह से कट कर दिया जाए आई को तो लेटरल व्यू इस तरह से है। और फिर बात करें सुपीरियर व्यू, यदि आई को इस तरह से काटें, ठीक है, तो वो क्या देगा? सुपीरियर व्यू दिखाई देगा आपको। ठीक है, तो अपन बात कर लेते हैं। आपको ये वाला इमेज आपको अच्छे से देखना है। ये क्या है? आई बॉल है। ठीक है, इसकी मसल्स हैं सराउंडिंग। तो अपन ने पढ़ी जो ट्रोक्लियर 4th नंबर की क्रेनियल नर्व है, सुपीरियर ओब्लिक की मसल, ये कैसी थी? कोपिंग मसल। ठीक है, इसको क्या बोला था अपन ने? कोपिंग मसल करवा बोला था, क्योंकि ये अपने को एग्जाम में अपन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब नहीं आता तो साइड वाले में देखने की कोशिश करते हैं, तो उसको बोल रहे हैं कोपिंग मसल। ठीक है, सुपीरियर ओब्लिक की मसल। फिर बात करें लेटरल रेक्टस मसल, इसको कौन सी होती है? 6th नंबर की। देखो ये मसल है, यहाँ पे ये मसल है रेक्टस, लेटरल रेक्टस, तो लेटरल मूवमेंट करवा रही है, एब्डक्शन करवा रही है। ठीक है, और बाकी जो भी मसल्स हैं, बाकी जो रेस्ट बची हुई है एक्स्ट्रा ओकुलर मसल, उसको कौन सी? ओकुलोमोटर। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से याद रखना है। ये इमेज, यदि आपको मसल से एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स को कौन कौन सी नर्व सप्लाई हो रही है, तो आपके लिए ये इमेज मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, कि लार्जेस्ट एंड थिकेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया एम्स 2020 के अंदर कि सबसे बड़ी क्रेनियल नर्व कौन सी है। ये अभी रिसेंटली पूछा गया एम्स के अंदर, 2020 एम्स पटना के अंदर पूछा गया था
कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, आपको वेगस नहीं करके आनी है, वेगस क्या है, लॉन्गेस्ट है, आपको ये माइंड में याद रखना है। कौन सी करके आनी है, ट्राइजेमिनल करके आनी है, ठीक है। फिर बात करें शॉर्टेस्ट कौन सी है, शॉर्टेस्ट मतलब लेंथ के अंदर शॉर्ट, ठीक है, तो वो है ओल्फैक्टरी। यदि साइज के अंदर पूछे शॉर्टेस्ट तो क्या करके आना है, ट्रोक्लियर करके आना है, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यदि लेंथ के अंदर पूछ लेगा तो आप यदि ट्रोक्लियर करके आ जाओगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सही करके आना है तो क्या करके आना है, ओल्फैक्टरी, जो नोज को सप्लाई हो रही है स्मेल के अंदर अपने को हेल्प करवाती है। फिर है लॉन्गेस्ट क्रेनियल नर्व, जो कि क्या है, वेगस है, जो कि अपने हार्ट और ब्लड वेसल, अपने जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, यहाँ सप्लाई हो रहा है। फिर नेक्स्ट बात करें नर्व रेस्पॉन्सिबल फॉर प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन। प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन कौन सी नर्व क्या करवाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, ये भी अभी रिसेंटली एम्स के अंदर पूछा गया है। क्रेनियल नर्व्स मोस्ट बर्निंग पॉइंट है आपके लिए, मोस्ट बर्निंग टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हर एग्जाम में, हर एक दूसरे तीसरे एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्शन, प्यूपिल क्या होता है, इस तरह से साइड में आई के अंदर इंटरनल, मैंने आपको अभी बताई थी एक्सटर्नल ओकुलर मसल, वो कितनी थी, 6 थी, 6 थी, जिसके अंदर सुपीरियर और रेक्टस। यदि बात करें इंटरनल आई के अंदर की मसल, वो होती है आइरिस मसल और सीलियरी मसल, और आइरिस मसल क्या है, इंटरनल मसल है 2, ठीक है। अंदर की जो मसल है आई के, कौन सी है स्टूडेंट, आइरिस एंड सीलियरी। तो आइरिस क्या करती है, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन एंड डायलेशन करवाती है, ठीक है। तो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन, ये आइरिस मसल है, ठीक है, इसको कौन सी सप्लाई होगी, इस तरह से ये ओकुलोमोटर, इस तरह से 3rd नंबर की क्रेनियल नर्व है वो सप्लाई होगी। तो प्यूपिल है जो क्या है, स्पेस है, गैप है, स्पेस है सीलियरी मसल्स के बीच का, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जैसे ये सीलियरी मसल को सप्लाई होगी, अच्छे से नर्व का जो नर्व का इम्पल्स होगा वो ज़्यादा होगा तो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, नहीं होगा तो डायलेट रहेगी। तो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन कौन करवाती है, ओकुलोमोटर। आपको यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन की जगह डायलेशन दे दिया जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है कि आपने तो सर ये पढ़ाया था कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन 3rd नंबर करवाती है, एग्जाम में आ गया प्यूपिल का डायलेशन कौन सी करवाती है, तो वही करवाएगी स्टूडेंट। यदि वो उसका जो नर्व का कंडक्शन इम्पल्स है वो अच्छे से नहीं होगा, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अच्छे से नहीं पहुंचेगी, पैरालिसिस कंडीशन हो जाएगी, तो पेशेंट की आई डायलेट ही रहेंगी, ठीक है। तो आपको ये नहीं होना है कंफ्यूज कि एग्जाम में, इस बार तो, पिछली बार तो प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया था और आपने प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन पढ़ा दिया था, पर इस बार तो प्यूपिल का डायलेशन पूछ लिया सर और आपने पढ़ाया ही नहीं। तो पढ़ाना, उसको क्या करना, आपको एक लॉजिक लगाना है कि जो नर्व कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रही है, यदि उसका फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाएगा तो डायलेशन हो जाएगा आई का, ठीक है। तो 3rd नंबर क्रेनियल नर्व क्या कराती है, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन, आपको अच्छे से याद रखना है। फिर बात करें प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन, ऐसी जो भी ड्रग्स जो कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है उन ड्रग को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, मायोटिक्स ड्रग, जो कि अपन ग्लूकोमा के अंदर यूज़ करते हैं। इकोथायोपेट एंड पिलियोकार्पिन, ये ऐसे एजेंट हैं जो कि क्या करते हैं, मसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, आई की जो मसल उनका कॉन्स्ट्रिक्ट करवाते हैं, इंटरनल मसल का, सीलियरी जो मसल्स होती हैं, ठीक है, उनका क्या करवाएगा, कॉन्स्ट्रिक्ट करवाएगा। उस वजह से क्या होगा, मसल्स क्या होंगी, खिंच जाएंगी और एक्वस फ्लो का जो फ्लो होता है वो अच्छे से होने लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि ग्लूकोमा क्या होता है, उसके अंदर एक्वस फ्लो होता है, एक्वस जो फ्लूइड होता है आई के आउटर पार्ट में अंदर, जो एक्सटर्नल चैम्बर होता है उसके अंदर क्या होता है, एक्वस ह्यूमर होता है, ठीक है, एक फ्लूइड होता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है। वो क्या हो जाता है, ग्लूकोमा में बढ़ जाता है, उसको क्या होना है, कम करना होता है, ठीक है, नॉर्मल करना होता है। तो उसके लिए मायोटिक ड्रग यूज़ करते हैं, उसका नाम है पिलियोकार्पिन एंड इकोथायोपेट। पिलियोकार्पिन शॉर्ट एक्टिंग होती है और इकोथायोपेट क्या होती है, लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होता है। ये कैसी है, मायोटिक, ये प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है, ये नॉर्मल है इस तरह से, तो ये प्यूपिल को ऐसे कर देगी, ठीक है, प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। और तो ऐसी कौन सी ड्रग जो प्यूपिल का डायलेट करवाए उनको बोलेंगे माइडियाट्रिक्स, माइडियाट्रिक ड्रग्स जो कि प्यूपिल का डायलेशन करवाती है, उसका नाम है एट्रोपिन। क्या नाम है, एट्रोपिन। और ये ड्रग्स ग्लूकोमा में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, याद रखना। जब तुम मायोटिक्स दे रहे हो तो मीडियाट्रिक्स क्यों दोगे, क्योंकि मीडियाट्रिक्स तो डायलेट करवाएगी, उसको ग्लूकोमा कंडीशन को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगी, इसलिए मीडियाट्रिक ड्रग्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन ग्लूकोमा। उसका एग्जाम है एट्रोपिन। और एट्रोपिन का कब यूज़ करते हैं, जैसे अपन आई का एग्जामिनेशन करते हैं, तो आई का एग्जामिनेशन करते हैं जब अपने को आई को विजुअलाइज करने के लिए प्यूपिल को डायलेट करना पड़ता है, इसलिए आई का एग्जामिनेशन करने के लिए तो अपन क्या यूज़ करेंगे, माइडियाट्रिक यूज़ करेंगे। और जब भी अपने को ग्लूकोमा का ट्रीटमेंट करना है तो उसके अंदर मायोटिक यूज़ करेंगे। नेक्स्ट बात करें बेल्स पाल्सी क्या कंडीशन है,
इसके अंदर 7th क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है अनेबल टू रेज आईब्रो। पेशेंट अपनी आईब्रोज को इस तरह से नहीं कर पाता, आईब्रोज को एलिवेट नहीं कर पाएगा, फेशियल एक्सप्रेशन नहीं शो कर पाएगा। इट मीन्स क्लियर है, जो क्योंकि ये फेस को सप्लाई हो रही है, मिक्स्ड क्रेनियल नर्व मिक्स्ड नेचर की है, सेंसरी भी इसका फंक्शन है, मोटार भी। ये अपने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाएगा। यदि कोई भी मजाक चल रहा है तो हंसेगा तो भी इसका फेशियल एक्सप्रेशन शो नहीं होगा, अपने माउथ के अंदर एयर को कलेक्ट नहीं कर पाएगा, बैलून तो फुला नहीं पाएगा। चाहे आपका कितनी बार आपका बर्थडे आ जाए, आपके जब बैलून फुलाने की बारी आएगी तो आपकी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा ये पेशेंट, ठीक है, क्योंकि ये क्या नहीं कर पाता, एयर को कलेक्ट नहीं कर पाता माउथ के अंदर, ठीक है। तो आप मत सोचना कि जिस पेशेंट की बेल्स पाल्सी हो, ठीक है, जिस भी भाई की बेल्स पाल्सी हो वो आपके बर्थडे में हेल्प कर दे बैलून को फुलाने में, ठीक है। फिर बात करें कॉर्नियल रिफ्लेक्स, और ना ही ये सीटी भी नहीं बजा पाएगा, ठीक है। और कॉर्नियल रिफ्लेक्स की बात करें तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स के लिए कौन सी नर्व रिस्पॉन्सिबल है, तो 5th क्रेनियल नर्व। कॉर्निया क्या है, एक ट्रांसपेरेंट पार्ट है। जिस तरह से आपके जो मोबाइल का कैमरा है उसके आगे एक ट्रांसपेरेंट क्या होती है, लेयर होती है, ठीक है। इसी तरह अपना आई भी क्या है, कैमरे की जैसी ही है, उसके आगे एक तरह जो ट्रांसपेरेंट जो परत है उसकी यदि अपन वाइप करते हैं, किसी भी सॉफ्ट डेलिकेट कपड़े से अपन वाइप करेंगे, पोंछेंगे, तो वो क्या हो जाएगी, ब्लिंकिंग हो जाएगी। ये एट बर्थ भी प्रेजेंट होता है, ये लाइफ लॉन्ग रहता है, जब तक पेशेंट का डेथ नहीं हो जाता, जब तक ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट होगा। क्योंकि यदि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स प्रेजेंट नहीं है तो यदि डस्ट पार्टिकल या फिर कोई भी स्ट्रॉम, आंधी वगैरह कुछ भी आता है, या फिर ऐसा कोई ऑब्जेक्ट जो आपकी आंखों की तरफ आ रहा है और आपकी कॉर्निया को डैमेज कर सकता है। और लंबे समय तक यदि आई ओपन रहेगी तो क्या हो सकता है, ड्राइनेस हो सकता है, जीरोप्थेल्मिया कंडीशन हो सकती है। कौन सी कंडीशन स्टूडेंट, जीरोप्थेल्मिया। यदि आपकी आई क्या नहीं होगी, ब्लिंक नहीं होगी तो क्या हो सकता है, जीरोप्थेल्मिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। जीरो, जहाँ पे भी वर्ड जीरो आ जाए इट मीन्स होता है ड्राइनेस, इसका मतलब होता है ड्राइनेस। ड्राई का सूख जाना, अकाल पड़ जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं जीरोप्थेल्मिया। ड्राइनेस हो जाएगी, उस वजह से क्या फ्रिक्शन डेवलप होगा। जब भी फ्रिक्शन डेवलप होगा तो कॉर्निया के अंदर एब्रेशन कंडीशन हो जाएगी, उसके अंदर इंजरी हो जाएगी, ठीक है। तो कॉर्नियल रिफ्लेक्स बहुत ज़रूरी है, उसको बोला जाता है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स, आँख झपकाना, आँख मारना, ठीक है। 5th क्रेनियल नर्व, कुछ पेशेंट होते हैं उनके अंदर प्रॉब्लम होती है कि उनकी बहुत ही जल्दी कुछ सेकेंडों में क्या करती है, ब्लिंकिंग करती है। तो वो कौन सी नर्व इफेक्ट है उसकी, आपके सराउंडिंग में काफ़ी बार आपने देखा होगा, कुछ होते हैं ऐसे जिनके क्या होते हैं फटाफट वो बोलते हैं तो 10 बार आँख उनकी इस तरह से ब्लिंक हो जाती है। तो आपको समझना है कि इसकी कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट हो रही है, 5th नंबर की। फिर बात करें ओनली क्रेनियल नर्व विच अराइज फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड, कि स्पाइनल कॉर्ड वाले रीजन से ओरिजिनेट हो रही है, उसका नाम है एक्सेसरी नर्व, ठीक है। मैंने आपको बताया क्योंकि यहाँ सर्वाइकल रीजन के यहीं पे क्या है, स्टेनोक्लेविड मसल है, और यहीं पे क्या है, ट्रेपेजियस मसल है शोल्डर के यहाँ पे। तो इनका मूवमेंट करवाने के लिए यहाँ ये सप्लाई हो रही है एक्सेसरी नर्व 11th नंबर की, तो इसको बोला जाता है। और कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड वाले पार्ट से ओरिजिनेट होती है। फिर बात करें विच क्रेनियल नर्व कंट्रोल आइरिस, वही आपने पहले आपको बता दिया, पिछले डिस्कस कर दिया कि प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन कौन करवाती है, ओकुलोमोटर 3rd क्रेनियल नर्व। तो आइरिस को भी वही सप्लाई हो रही है, 3rd क्रेनियल नर्व नंबर ओकुलोमोटर, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन रेज इंट्राक्रेनियल टेंशन, मतलब कि जब भी आईसीपी बढ़ता है बॉडी के अंदर, इंट्राक्रेनियल प्रेशर जब भी बढ़ता है तो कौन सी नर्व इफेक्ट होती है, कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है, 6th नंबर की एब्डोसेंट नर्व क्या होती है, इफेक्ट होती है। ये क्या करती है, आई का साइड टू साइड मूवमेंट करवाती है, लेटरल साइड में, मीडियल साइड में नहीं करवाती है, ठीक है। एडक्शन नहीं करवा रही है, एबडक्शन करवा रही है, ठीक है। तो जब भी आईसीपी बढ़ता है तो क्या होता है स्टूडेंट, इंट्राक्रेनियल प्रेशर 3 चीज़ों से बनता है बॉडी के अंदर। आपको याद रखना है कि ऐसी कौन कौन सी, एक तो ब्लड, ब्रेन के अंदर जो ब्लड है, एक तो आर्टेरियल ब्लड होता है, एक वीनस ब्लड होता है, आर्टेरियल ब्लड और वीनस ब्लड। एक ब्रेन टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू होते हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोगिलिया क्या होते हैं, ब्रेन के टिश्यू हैं, एंड सीएसएफ। ये 3 चीज़ याद रखनी है जब भी आपके आईसीपी दिमाग में आ जाए। ये तीनों चीज़ क्या करती है, आईसीपी को मेंटेन करती है, ठीक है। यदि इनका अमाउंट किसी भी तरह से ज़्यादा हो जाता है तो आईसीपी कम ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मल आईसीपी कितना होता है स्टूडेंट, 5 से 15 mm ऑफ एचजी होता है। नॉर्मल आईसीपी होता है 5 से 15 mm ऑफ एचजी। तो जब भी आईसीपी बढ़ता है तो एब्डोसेंट नर्व इफेक्ट होती है, और आईसीपी बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड, जो ब्रेन का क्या है, सेरेब्रल
फ्लो है, सेरेब्रल परफ्यूजन है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड हो जाएगा। इस वजह से जो ब्रेन स्टेम, मेडुला ऑब्लिंगेटा, पोन्स, मिड ब्रेन है, वहाँ पे ब्लड सप्लाई क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, क्योंकि ब्रेन के अंदर दाब बढ़ रहा है। दाब बढ़ने से क्या हो जाएगा, जो ब्लड सप्लाई हो रही है ब्रेन के और पार्ट्स को, तो क्या हो जाएगी, इम्पेयर्ड हो जाएगी। उस वजह से ब्रेन के फंक्शन भी क्या हो जाएंगे, अल्टर्ड हो जाएंगे। और आईसीपी बढ़ने से पेशेंट की इसलिए डेथ होती है क्योंकि सेरेब्रल जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो क्या हो जाएगा, प्रेशर की वजह से ब्लड वेसल्स पिचक जाएंगी, ठीक है, ब्लड का अच्छे से सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा ब्रेन के अंदर, तो उसको इस वजह से उसके अंदर डेथ भी हो सकती है। कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट हो रही है, एब्ड्यूसेंट नर्व इफेक्ट हो रही है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे क्रेनियल नर्व इन्वॉल्व इन एन्यूरिज्म। यदि ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म डेवलप होता है और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसके वजह से कौन सी क्रेनियल नर्व इफेक्ट होगी, तो क्रेनियल नंबर 3 ओकुलोमोटर, ठीक है। एन्यूरिज्म क्या होता है, सिंपली अपन समझने की कोशिश करेंगे। ये मेनली आर्टरी के अंदर देखने को मिलता है। आर्टरी के अंदर क्या देखने को मिलता है, एन्यूरिज्म। और आर्टरी कैसे होती है, रेड कलर की होती है और इस तरह से उनके अंदर डायलेशन हो जाएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं एन्यूरिज्म। और जबकि बात करें वेरिकोज वीन, ठीक है, एक तो एन्यूरिज्म कंडीशन पढ़ोगे, ब्लड वेसल से रिलेटेड 2 कंडीशन पढ़ोगे, एक एन्यूरिज्म, एक वेरिकोज वीन। ये क्या है, ब्लड वेसल की एबनॉर्मलिटी है। यदि आर्टरी का डायलेशन हो रहा है तो एन्यूरिज्म बोलेंगे। यदि वीन्स का डायलेशन हो रहा है, वीन्स कैसी होती है, ब्लू कलर की, इनका डायलेशन हो रहा है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से डायलेशन हो रहा है वीन का, तो उसको बोलेंगे वेरिकोज। वेरिकोज क्या बोलेंगे स्टूडेंट, वेरिकोज बोलेंगे। वेरिकोज कब बोलेंगे, जब वेन का हो और आर्टरी का डायलेशन हो तो एन्यूरिज्म। जब भी ब्रेन के अंदर एन्यूरिज्म देखने को मिलता है, मोस्टली अपन पढ़ते हैं बेरीज एन्यूरिज्म, ठीक है, बेरीज एन्यूरिज्म देखने को मिलता है। कौन सा, ब्रेन के अंदर बेरी एन्यूरिज्म अपन पढ़ते हैं। तो बेरी एन्यूरिज्म ये जब होता है तो कौन सी नर्व इफेक्ट होगी, क्रेनियल नंबर 3 क्रेनियल नर्व इफेक्ट होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए अपकमिंग एग्जाम के लिए। फिर बात करें ऐसी कौन सी एंटी ट्यूबरकल ड्रग है जो किसको इफेक्ट कर रही है, 8 नंबर क्रेनियल नर्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है फार्मेकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एमएसएन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम्युनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, माइक्रो के भी पॉइंट ऑफ व्यू से। इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नर्सिंग के 4 सब्जेक्ट में इसकी बात चलती है एंटी ट्यूबरकल ड्रग की। एक तो कम्युनिटी के अंदर बात चलेगी आपके जो पीएसएम सब्जेक्ट होता है, ठीक है। फिर बात करें एमएसएन की, एमएसएन के अंदर रेस्पिरेटरी पढ़ोगे, वहाँ ट्यूबरकुलोसिस पढ़ोगे, जब भी इसकी बात चलेगी। और जब अपन माइक्रोबायोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पे भी माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी इसकी बात चलेगी। और फार्मा में भी अपन ट्रीटमेंट पढ़ते हैं टीबी का। तो 4 सब्जेक्ट्स के अंदर नर्सिंग के अंदर इसकी बात चलती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए कि ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है, 8 नंबर की क्रेनियल नर्व है, वो कौन सी ड्रग्स एंटी ट्यूबरकल ड्रग से इफेक्ट होती है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एक बैक्टीरिसिडल ड्रग है। कैसी, सिडल, जिस वर्ड के पीछे सिडल लग जाए इट मीन्स किलिंग। ये क्या करेगी, बैक्टीरिया को किल कर देगी स्टूडेंट, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन 8 क्रेनियल नर्व को इफेक्ट करती है, उस वजह से टेनाइटिस देखने को मिलेगा, कान के अंदर पेशेंट के अंदर गंठियाँ बजने लग जाएगी जब भी पेशेंट यूज करेगा। और कौन सी ड्रग है जिसकी वजह से 8 क्रेनियल नर्व इफेक्ट होती है, जिस तरह से मैंने बात की आपको, एक तो स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गई और दूसरी कौन सी है, एस्प्रिन है, ठीक है, और क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल क्या है, वो भी एक ड्रग है। इनकी वजह से ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, एस्प्रिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, क्लोरामफेनिकोल। क्लोरामफेनिकोल की वजह से कौन सा सिंड्रोम देखने को मिलता है स्टूडेंट, रेडमैन सिंड्रोम, पेशेंट लाल हो जाता है, रेडमैन सिंड्रोम। क्लोरामफेनिकोल वो भी एक ऑटोटॉक्सिक ड्रग है, ईयर को इफेक्ट कर रही है, जिस तरह से स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एस्प्रिन है। तो इनके रिगार्डिंग यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, ऑप्शन के अंदर टेनाइटिस या फिर हियरिंग के अंदर प्रॉब्लम, ऐसा कोई ऑप्शन दिया जाए, ठीक है, तो आपको वो करेक्ट करके आना है, छोड़ना नहीं है। फिर बात करें एंटी ट्यूबरकल ड्रग जो कि क्या करती है, कौन सी नर्व को इफेक्ट कर रही है और उसका क्या नाम है, उसका नाम है इथाम्बुटोल। इथाम्बुटोल क्या है, ओल्फैक्टरी ऑप्टिक, ठीक है। ऑप्टिक क्या है, 2 नंबर की क्रेनियल नर्व है और वो क्या करवाती है, वो कब इफेक्ट होती है, जब जो इथाम्बुटोल ड्रग है इसका साइड इफेक्ट हो जाए, जब इसकी ओवरडोज ज़्यादा देते हैं। इथाम्बुटोल क्या है, एंटी ट्यूबरकल ड्रग है। ये कैसी नेचर की है स्टूडेंट, बैक्टीरियोस्टैटिक। कैसी नेचर की है ये, ये स्टैटिक नेचर की है, जबकि मैंने बताई थी
स्ट्रेप्टोमाइसिन ऐसी एंटीबैक्टीरियल एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि सिडल नेचर की है, ये सिडल नेचर की है, स्टैटिक, एकमात्र ऐसी ड्रग है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। ये क्वेश्चन आता है मोस्टली कि ऐसी कौन सी एकमात्र एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक है, मतलब बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, उसका नाम है इथाम्बुटोल। और ये क्या करती है, जो कलर विजन है उसको इम्पेड कर देती है, कलर ब्लाइंडनेस कर देती है ये ड्रग, ठीक है। पेशेंट के जो ऑप्टिक नर्व इफेक्ट हो रही है, ऑप्टिक नर्व इफेक्ट हो रही है तो इसका मतलब उसको देखने के अंदर प्रॉब्लम होगी, कलर को असेस करने में प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल के छोटे बच्चा है, यदि आपके सामने 5 साल का, यदि मान लो मैं बच्चा हूँ 5 साल से छोटा हूँ और मेरे टीबी है, तो मुझे क्या है, एथाम्बुटोल कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मुझे यूज़ नहीं करनी है, क्योंकि ये क्या कर सकती है, मेरे अंदर आई कलर ब्लाइंडनेस कर सकती है, आई को इफेक्ट कर सकती है, इस वजह से इथाम्बुटोल यूज़ नहीं करते हैं। और बैक्टीरियासिडल कौन कौन सी होती है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, स्ट्रेप्टोमाइसिन, पाराजिनामाइड, रिफाम्पिन, ये कैसी ड्रग हैं, बैक्टीरियासिडल है। और एकमात्र ये ऐसी है इथाम्बुटोल जो बैक्टीरियास्टैटिक है, और इसकी ओवरडोज हो जाएगी तो ऑप्टिक नर्व इफेक्ट होएगी। फिर नेक्स्ट बात करें तो गैग रिफ्लेक्स। गैग रिफ्लेक्स क्या होता है स्टूडेंट, इसकी अपन बात कर लेते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फेरेंजियल मसल्स एलिसिटेड बाय टचिंग द बैक ऑफ थ्रोट। इस तरह से आपके सामने एक इमेज शो कर रहा हूँ, ये क्या है, फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये वाला फेरिंग्स वाला पार्ट है, ये आपका माउथ है, माउथ की ओपनिंग है, ये फेरिंग्स है। यहाँ पे क्या होता है, फेरिंग्स वाला पार्ट है तो फेरेंजियल रिफ्लेक्स, इसको गैग रिफ्लेक्स बोलते हैं। यहाँ 9th नंबर की क्रेनियल नर्व सप्लाई होती है, 9th नंबर क्रेनियल सप्लाई होती है। जब आप कोई भी टंग डिप्रेशर की सहायता से, टंग डिप्रेशर को यहाँ पे डालोगे, यदि फेरिंग्स रीजन को टंग डिप्रेशर की सहायता से आप टच करोगे तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, ये मसल है फेरिंग्स की, तो यहाँ पे इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन डेवलप हो जाएगा, ऐसी हो जाएगी ये मसल, फेरिंग्स की कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगी, उस वजह से अचानक इस तरह से होगा तो उसको बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। तो यदि कॉन्ट्रैक्शन है पेशेंट के अंदर, इट मीन्स वो नॉर्मल है। यदि लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, पेशेंट के आपने टंग डिप्रेशर की सहायता से गैग फेरिंग्स वाले रीजन में टच किया और वहाँ से यदि कॉन्ट्रैक्शन ये डेवलप नहीं होता है, लॉस हो जाता है, तो इसका मतलब कौन सी नर्व इफेक्ट हो रही है, 9th और 10th। जो 9th एंड 10th है वो क्या हो रही है, ये इफेक्ट हो गई है। यदि जो फेरिंग्स के अंदर फेरिंजियल मसल है वहाँ पे आपने टंग डिप्रेशर को टच किया, यदि वो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं हो रही है, इट मीन्स आपका गैग रिफ्लेक्स क्या है, लॉस हो गया है। और जब भी गैग रिफ्लेक्स लॉस है पेशेंट का, और यदि आपने उसको क्या दे दिया, क्या स्टूडेंट, कोई भी लिक्विड डाइट या सॉलिड डाइट दे दी उसको, तो वो खा जा सकती है, क्योंकि लॉस हो चुका है गैग रिफ्लेक्स, मतलब पेशेंट को निगलने में दिक्कत आएगी। गैग रिफ्लेक्स की सहायता से क्या करता है, पेशेंट स्वेलिंग करता है, किसी चीज़ को निगलता है, तो निगल नहीं पाएगा फूड को, फूड पाइप में नहीं जाएगा, फूड पाइप मीन्स इसोफेगस, इसोफेगस में नहीं जाएगा, किस में चला जाएगा, विंड पाइप में चला जाएगा, ठीक है। विंड पाइप को बोलते हैं ट्रेकिया, और वहाँ चला गया तो उसकी वजह से एस्पायरेशन कंडीशन डेवलप हो जाएगी और पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन डेवलप होगी और पेशेंट कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर पहुँच जाएगा, ठीक है। उसको यमराज लेके चले जाएंगे। सिर्फ आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से, आपने गलती क्या करी, उसको खाना और दाना दे दिया, इसकी वजह से वो पेशेंट मर गया। और आप क्या सोचोगे, मैंने तो बढ़िया ही काम करा था, पानी पिलाया था, बट क्या हो गया, वो चला गया, ठीक है। तो वो भी क्या हो सकता है, किसी को ऐसी, जब गैग रिफ्लेक्स नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी आप उसको खाना दाना खाना पानी दे रहे हैं तो वो ऊपर जा सकता है, उसके वो काम नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना, गैग रिफ्लेक्स यदि लॉस हो चुका है तो 9th एंड 10th क्रेनियल नर्व क्या हो चुकी है, इफेक्ट हो चुकी है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन स्टूडेंट, कौन से नर्व की बात करें अपन, कॉर्नियल रिफ्लेक्स की बात करें। अपन ने बात की थी कॉर्नियल और ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स। ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री क्लोजर ऑफ द आईलिड्स इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन ऑफ कॉर्निया, ठीक है। जब भी कॉर्निया को टच करते हैं अपन, कभी भी आँख पूछते हैं, ठीक है, उस दौरान कभी भी टच हो जाता है, अपनी फिंगर भी यदि आई की टच हो जाती है तो अपनी क्या होती है, कोई भी डस्ट पार्टिकल होती है तो अपनी आई ब्लिंक करती है इस तरह से, छोटे बच्चे होते हैं ब्लिंक करते हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या होता है, इनवॉलेंट्री, अपने आप ब्लिंक होना, कोई भी ऑब्जेक्ट आपके आई के कांटेक्ट में आएगा तो अपने आप आई क्या होगी, ब्लिंक होगी। यदि आई ब्लिंक नहीं हो रही है, लॉस ऑफ द ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब 5th नंबर की जो क्रेनियल नर्व है, ठीक है, कौन सी, ट्राइजेमिनल, जो कि सबसे बड़ी है, ट्राइजेमिनल है, ये इफेक्ट हो जाएगी तो आँख फड़का नहीं पाएगा, ठीक है, आँख नहीं मार पाएगा, तो 5th नंबर की ये इम्पेड हो रही है ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स,
ठीक है, ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स नहीं होगा, ठीक है। फिर बात करेंगे यूनिलेटरल प्यूपिल डायलेशन इंडिकेट कंप्रेशन ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व। यदि थर्ड नंबर की क्रेनियल नर्व का क्या नाम था, ओकुलोमोटर, ठीक है। ये मान लो यहाँ से निकल रही है ओकुलोमोटर नर्व, ठीक है, और यहाँ पे ये आइरिस मसल है, इस तरह से इसको सप्लाई हो रही है, ठीक है। यहाँ से यदि मान लो कोई ट्यूमर हो गया, ट्रोमा हो गया, उस वजह से नर्व क्या कंप्रेशन हो गई, तो यहाँ पे आइरिस को क्या सप्लाई नहीं हो पाएगी थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर, उस वजह से प्यूपिल का कॉन्स्ट्रिक्शन डायलेशन इम्पेयर्ड हो जाएगा, ठीक है। कंप्रेशन की वजह से क्या होगा, ये प्यूपिल इस तरह से डायलेट रहेगी एक तरफ की, ठीक है, जिस टाइप की इफेक्ट हो रही है, और एक तरफ का प्यूपिल कैसा रहेगा, नॉर्मल रहेगा, एक तरफ का ऐसे डायलेट हो जाएगा, तो इसको बोल देंगे यूनिलैटरल, ठीक है। क्योंकि एक साइड का यदि ट्यूमर से किसी से भी कंप्रेस हो जाएगा, कौन सी थर्ड नंबर क्रेनियल नर्व ओकुलोमोटर कंप्रेस हो जाएगी, उस वजह से यूनिलैटरल प्यूपिल डायलेशन देखने को मिलेगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ऐसी कौन सी क्रेनियल नर्व है स्टूडेंट जिसकी वजह से प्यूपिल का डायलेशन होता है, ठीक है, यूनिलैटरल या कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, तो आपको यही करके आना है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे अपन, नेक्स्ट बात करेंगे आपसे इमेज। आजकल क्या होता है, ट्रेंड बन चुका है कि आपको इमेज क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, वीडियो बेस भी दे सकते हैं कि यदि वीडियो के अंदर ये दिखाया जा रहा है कि एक पेशेंट है, उसके सामने ऐसा चार्ट है जिसके अंदर ABCD आगे पीछे इस तरह से कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ब्लैक नंबर में, तो ये 8 रोज होती हैं। देखो स्टूडेंट्स, 1 रोज, 2 रोज, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आपको ये इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपकमिंग एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि सेनेलिन चार्ट सबने पढ़ लिया, आपको ये पूछा जा सकता है इसके अंदर कितनी रोज होती हैं, तो आपको ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर 8 लाइनें होती हैं, फिक्स होती हैं, किसी भी चार्ट में ऐसे नहीं है कि ये 10 लाइनें होंगी, ठीक है, 8 ही होंगी। जैसे फर्स्ट वाली ये, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, कोई भी आप चार्ट देख लेना, आपको 8 ही रो मिलेगी, और ऊपर बड़े होंगे, नीचे छोटे होंगे सब, ठीक है, इस तरह से। और इसका नाम है स्नेलिन चार्ट, स्नेलिन चार्ट। ये विजन के अंदर हेल्प करता है, और यदि वो पढ़ नहीं पाता है तो कौन सी नर्व इफेक्ट हो रही है, आपसे ये पूछा जाएगा कौन सी नर्व इफेक्ट हो रही है। यदि स्नेलिन चार्ट को पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है तो उसकी ऑप्टिक जो सेकंड नंबर की नंबर है, क्रेनियल नर्व है सेकंड, वो क्या हो रही है, इम्पेयर्ड हो रही है, ठीक है। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसको कैसे टेस्ट किया जाता है, पेशेंट को बोला जाता है कि आप इस भी चार्ट के सामने उसको खड़ा कर दिया जाएगा, और क्या बोला जाएगा, आइज़ को पहले तो क्या किया जाएगा, एक आइज़ के यहाँ पेच लगा दिया जाएगा या हाथ लगाने के लिए बोल दिया जाएगा। पहले वन साइड की आई को चेक करेंगे, फिर नेक्स्ट सेकंड, और फिर दोनों हाथ को हटा देंगे। इस तरह से आई का चेक किया जाता है स्नेलिन चार्ट को असेसमेंट करने के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ये क्या है, किस चीज़ का इमेज है, आपसे अभी क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइडेंटिफाई इमेज, आइडेंटिफाई शोन इमेज, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है स्टूडेंट, ठीक है। आइडेंटिफाई इमेज तो किसका है ये, आपको ऑप्शन में दे दिया जाए स्नेलिन चार्ट, इशिहारा चार्ट, इशिहारा चार्ट, GCS स्केल और जेगर टेस्ट, जेगर टाइप टेस्ट। कौन सा टेस्ट है, आपसे ये पूछ लिया जाएगा, तो आप क्या करके आना है, आपको जो भी आंसर है आप कमेंट में अपना डाल दें, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या माने अपन स्टूडेंट, स्नेलिन चार्ट नहीं, मैंने आपको दिखा दिया स्नेलिन चार्ट किसको बोलते हैं, जिसके अंदर 8 रोज होती हैं, ABCD लिखी होती है, वो कौन सा है, स्नेलिन चार्ट है। ये कौन सा है, इशिहारा चार्ट है। कौन सा, इशिहारा चार्ट है। इसके अंदर क्या है, डिफरेंट कलर के दिए होंगे, ठीक है, स्पॉट्स बने हुए, उसको आपको विजुलाइज करने के लिए बोला जाएगा, और ये किसके लिए, कलर विजन के लिए। और जब भी पेशेंट, यदि आपको लिखा दे रहा है इसके अंदर 12 लिखा हुआ है, यदि पेशेंट नहीं पढ़ पाएगा कि इसके अंदर 12 लिखा हुआ है, इट मीन्स उसके अंदर क्या है, कलर ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम है, ठीक है। किसको पता करने के लिए, कलर ब्लाइंडनेस के लिए इशिहारा टेस्ट करते हैं अपन, कलर ब्लाइंडनेस। और यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस के लिए कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है स्टूडेंट्स, सोचो मन के अंदर। कौन्स, आपने सही सोचा है, कौन्स क्या है, किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, कलर विजन के लिए रेस्पॉन्सिबल है कौन्स। ये क्या कहाँ पाया जाता है, रेटिना, आई के अंदर आपने रेटिना पढ़ा होगा,
मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है आई का, ठीक है। उसके अंदर क्या होती है, इसके अंदर रेटिना की 10 लेयर्स होती हैं। कितनी होती है लेयर्स? 10 लेयर्स होती हैं। ये आप क्लियर कर लेना आज, ठीक है। रेटिना के अंदर क्या होती हैं? 10 लेयर्स होती हैं। कितनी बताई स्टूडेंट मैंने? 10 लेयर्स, जिसमें सेकंड नंबर की जो लेयर है, सेकंड नंबर की लेयर है, यहाँ पे क्या पाई जाती है? रोड एंड कोन्स। क्लियर कर लेना आप, ठीक है, कि जो रेटिना की कितनी होती है? टोटल 10 लेयर से मिलके बनी है। उसके अंदर जो सेकंड नंबर की लेयर है उसके अंदर क्या है? रोड एंड कोन्स है। तो रोड क्या करती है, किस में हेल्प? डिम लाइट के विजन के अंदर हेल्प करेगी। डिम लाइट के अंदर हेल्प करेगी, डिम लाइट विजन करवाती है, डिम लाइट का विजन करवाएगी। और जबकि कोन्स क्या कराएगी? ब्राइट लाइट। आप ब्राइट लाइट देखते हैं, ठीक है। ब्राइट लाइट में जैसे कि सिनेमा हॉल में जाते हैं, पहले तो क्या है, लाइट जली हुई होती है। जैसे आप एंटर करते हैं लाइट जली हुई होती है, जैसे ही शो चालू होगा लाइट बंद हो जाएगी। तो बंद हो जाने के बाद आपको 5 मिनट तक क्या दिखता ही नहीं है। वो क्या है? एकोमोडेशन। आप उसके अनुसार आंखों को ढलना पड़ेगा, क्योंकि अचानक क्या हो चुका है? डिम हो चुका है, लाइट बुझ चुकी है। तो डिम लाइट उस दौरान कौन से काम करेंगे? जब आपकी मूवी स्टार्ट हो जाती है स्टूडेंट सिनेमा के अंदर, जब भी आपके कौन सा पार्ट काम कर रहा है आई का? रोड्स वाला, ठीक है। जब आप मूवी देख रहे हैं, लाइटें बंद हो चुकी हैं, तो कौन सा पार्ट? रोड्स वाला पार्ट काम कर रहा है। जबकि आपकी पिक्चर खत्म हो गई है, वैसे क्या चालू हो जाता है? जैसे कि बीच में इंटरवल आता है, ठीक है, मूवी के बीच में, तो लाइट स्टार्ट चल जाती हैं, फिर आपको अचानक से दिखता नहीं है, फिर से दोबारा। तो वो क्या है? फिर कौन सा काम करने स्टार्ट कर जाते हैं, और वो ब्राइट लाइट के विजन में हेल्प है, ठीक है। जैसे आपकी मूवी खत्म हुई, तो मूवी जैसे खत्म होते ही कौन सा काम करेंगे? और ब्राइट लाइट आपको दिखेगी। और किसके लिए? कौन सा? और दूसरा काम क्या है? कलर विजन का। कलर विजन का काम रोड्स का नहीं है स्टूडेंट्स, किसका है? कौन्स का, कलर विजन का। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए प्राइमरी कलर्स कितने होते हैं? 3 कलर होते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। अपने को 3 ही कलर दिखाई देते हैं, रेड, ब्लू और ग्रीन। ये प्राइमरी कलर होते हैं, ठीक है। आई इन्हीं को पहचान पाती है, और बाकी सब क्या है? इनके मिक्सचर हैं। जो भी कलर अपन यूज करते हैं वो रेड, ब्लू, ग्रीन के ही मिक्सचर है। प्राइमरी कलर है रेड, ब्लू, ग्रीन। यदि पेशेंट को क्या हो जाए? रेड कलर ब्लाइंडनेस, यदि पेशेंट को रेड कलर का क्या दिखाई दे? कोई अक्षर दिखाई नहीं दे। ये मैंने रेड कलर के बनाए हैं, आपसे रेड से लिखे हुए हैं, और आप इसको नहीं देख पा रहे हैं, तो आपके कौन सा ब्लाइंडनेस है? रेड कलर ब्लाइंडनेस है। तो इसको क्या बोलेंगे? रेड कलर ब्लाइंडनेस को क्या बोला जाता है मेडिकल टर्म में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए स्टूडेंट, प्रोटोनोपिया। प्रोटोनोपिया, प्रोटोनोपिया, ये क्या है? रेड कलर ब्लाइंडनेस को बोलते हैं प्रोटोनोपिया। ओपिया वर्ड लगाए मीन्स आई, ठीक है। प्रोटोनोपिया बोलते हैं रेड कलर ब्लाइंडनेस को। यदि ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है पेशेंट के अंदर, यदि मैं ग्रीन पेन से लिखूं और आपको शो नहीं हो, उसको मेडिकल टर्म में क्या बोलेंगे? ड्यूटेरोनोपिया। क्या बोलेंगे स्टूडेंट? ड्यूटेरोनोपिया। ये ग्रीन है, ग्रीन से यदि हो जाए तो DUTE, ड्यूटेरोनोपिया। ये क्या होता है? ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस को ड्यूटेरोनोपिया बोलेंगे, रेड ब्लाइंडनेस को प्रोटोनोपिया बोलेंगे। ये 2 मेडिकल टर्म है जो कि कलर ब्लाइंडनेस से रिलेटेड है, इशारा चार्ट से रिलेटेड है। कौन सी नर्व इफेक्ट होगी? इशारा चार्ट के अंदर यदि पढ़ने के अंदर कोई प्रॉब्लम आए तो ऑप्टिक नर्व सेकंड, ठीक है। आपको 3rd, 4th ये सब नहीं करके आना है। फिर नेक्स्ट अपन बात करेंगे, नेक्स्ट बात करना है अपने को किसके रिगार्डिंग बात करना है? टर्निंग फोर्क। क्योंकि अपन जब ईयर का अपन एग्जामिनेशन करेंगे, कौन सी नर्व? 8th क्रेनियल नर्व का जब एग्जामिनेशन करोगे आप, तो आपको कौन सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए? आपको इमेज में दे दिया जाएगा, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। इस तरह से आपको ईयर का एग्जामिनेशन करना है, और ईयर का एग्जामिनेशन करना है तो आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे? तो आपको इमेज शो कर दिया जाएगा सेलेनियम चार्ट का या फिर कोई भी इंस्ट्रूमेंट का। तो वहाँ पे यदि ये दिखाई दे, इसका नाम क्या होगा स्टूडेंट? आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं, आइडेंटिफाई दिस इमेज, आइडेंटिफाई शोन इमेज। आपको ये इमेज का पता करना है कौन सी है ये, इस इमेज का क्या नाम है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है। इसका नाम है स्टूडेंट
सोचो अपने मन में क्या नाम है। इससे 2 टेस्ट करते हैं, एक तो रेनी टेस्ट करते हैं एंड एक करते हैं वेबर टेस्ट। हियरिंग के लिए टेस्ट किया जाता है, पेशेंट को सुनाई देता है या नहीं देता है, ठीक है। तो इसके लिए 2 टेस्ट करते हैं, रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट, ठीक है। हियरिंग को सुनने के लिए भाई उसकी हियरिंग फंक्शन सही है या नहीं है, तो इसका नाम है, मैं आपको बता देता हूँ, इसका नाम है टनिंग फोर्क। ये क्या करेगी, 8th क्रेनियल नर्व है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि 8th क्रेनियल नर्व के फंक्शन को चेक करने के अंदर हेल्प करेगी, क्योंकि आपको क्रेनियल नर्व के फंक्शन भी चेक करने हैं। ऐसे नहीं है स्टूडेंट, आपको हमेशा प्रैक्टिकली वे इम्प्लीमेंटेशन वे से आपको कोई भी चीज़ पढ़ना चाहिए। यदि आप लोगों ने क्रेनियल नर्व आपने पढ़ ली अच्छे से और आपने ये नहीं पढ़ा कि कौन सी क्रेनियल नर्व के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, तो आपका ये नॉलेज किसी भी काम का नहीं है हॉस्पिटल में कि आपने क्रेनियल नर्व तो अच्छे से पढ़ ली, पर कि कौन सी क्रेनियल नर्व को कौन से इंस्ट्रूमेंट से देखना है, जांच करना है, तो ये आपका डिसएडवांटेज है, आपकी स्टडी का डिसएडवांटेज है। तो आपको ये करके आना है कि 8th क्रेनियल नर्व है, वेस्टिबुलर कोक्लियर नर्व या ओकिस्टिक नर्व, उसके फंक्शन को चेक करने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। इसके अंदर रेनी टेस्ट और वेबर टेस्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें, ये क्या है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई शोन दिस इमेज। आपको कमेंट बॉक्स में इसका लिखना है आंसर, यदि आपको पहले से आता है। आइडेंटिफाई शोन इमेज, और इसका फंक्शन भी करना है। कौन सी क्रेनियल नर्व को चेक करेंगे, टंग इसके सहायता से, ठीक है। इसका नाम आप अपना कमेंट बॉक्स में लिख दें, ठीक है। तो इससे करते हैं गेग रिफ्लेक्स चेक करते हैं स्टूडेंट। कौन सा गेग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, इसका नाम है स्टूडेंट टंग डिप्रेशर। टंग डिप्रेशर की सहायता से अपन क्या करेंगे, गेग रिफ्लेक्स चेक करेंगे, क्योंकि फेरिंग्स के रीजन तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टंग को डिप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि टंग क्या है, बीच में आ जाएगी। आप कुछ भी, यदि आपको गेग रिफ्लेक्स चेक करना है और आपने टंग डिप्रेसर यूज़ नहीं किया, तो टंग बीच में आने की वजह से आप जो फेरिंग्स वाला रीजन है वहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए टंग को क्या कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, टंग डिप्रेसर, ठीक है। तो ये इमेज किसका है, टंग डिप्रेसर का है, और गेग रिफ्लेक्स चेक करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है। और गेग रिफ्लेक्स कौन सी क्रेनियल नर्व से आता है, 9th, ठीक है, 9th क्रेनियल नर्व, ग्लोसोफेरेंजियल एंड 10th, ये ऐसी नर्व है जो कि गेग रिफ्लेक्स आता है। और यदि ये 2 नर्व है, ग्लोसोफेरेंजियल और वेगस, यदि इनके अंदर इम्पेयर्ड हो जाएगा तो गेग रिफ्लेक्स लॉस हो जाएगा और पेशेंट के अंदर एस्पायरेशन के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। उस वजह से पेशेंट के अंदर रेस्पिरेटरी एसिडोसिस देखने को मिलेगा और पेशेंट ऊपर पहुंच जाएगा। फिर बात करें, नेक्स्ट बात करें कि आपके अभी रिसेंटली क्वेश्चन पूछा गया था एम्स के अंदर, ठीक है। एम्स जो रिसेंटली क्वेश्चन 2020 के अंदर एम्स पटना के अंदर ये पूछा गया था, पटना का एग्जाम लगा था फरवरी में रिसेंटली, उसके अंदर ये पूछा गया था कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। क्योंकि मैंने बताया आपको हर 1-2 एग्जाम के अंदर, हर 1-2 एम्स के अंदर ज़रूर पूछा जाता है क्रेनियल नर्व से रिलेटेड क्वेश्चन, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब भी आप फिजिकल असेसमेंट करेंगे, एक अच्छे लेवल के आप नर्सिंग ऑफिसर की तैयारी करने जा रहे हैं और एम्स के अंदर आप एक मिनी डॉक्टर के नाम से जाने जाते हैं, तो उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट का यूज़, क्रेनियल नर्व के कौन से इंस्ट्रूमेंट से यूज़ करना है, सब आना चाहिए। अब आप नर्सिंग ऑफिसर आपको नाम दिया जा रहा है, इट मीन्स आप एक मिनी डॉक्टर हैं, ठीक है। एम्स के अंदर जो तैयारी करके लग रहा है वो एक मिनी डॉक्टर है स्टूडेंट्स, तो उसको अच्छा नॉलेज मेंटेन करने के लिए ओवरऑल इम्प्लीमेंटेशन के साथ सभी चीज़ का पढ़ना चाहिए। तो अपनी बात करें, 4 इसके अंदर ऑप्शन है कि लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है। पहले ही देखो ऑप्शन दिया हुआ है ओल्फैक्टरी। ओल्फैक्टरी क्या है, फर्स्ट वाली है, अपने नहीं पढ़ा है इससे रिलेटेड कि ये लार्जेस्ट है, क्योंकि इसकी कोई ब्रांच भी नहीं है। फिर बात करें ऑप्टिक, ये 2nd नंबर की है, जो कि किसके अंदर, विजन के अंदर हेल्प कर रही थी। वेगस कौन सी है, 10th नंबर की है। मैंने आपको पहले बता दिया था वेगस क्या लॉन्गेस्ट है, यहाँ क्या लिखा हुआ है, लार्जेस्ट लिखा हुआ है, तो ट्राइजेमिनल क्या है, लार्जेस्ट है और 5th नंबर की और मिक्स्ड नेचर की है, ठीक है। लार्जेस्ट मिक्स्ड नेचर की 5th नंबर की है। सो आई होप कि आप सभी लोगों को ये आज का जो वीडियो है, अपना टॉपिक है, बहुत अच्छा लगा होगा। और यदि आपको इससे रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज़।